हेलो, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? नहीं है? अरे हम्म अरे वेल सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। और आज का रिवीजन हम स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा लेट हो गए पर स्टार्ट करें। तो हम आरसीएम पे थे। तो आरसीएम का रिवीजन जो है रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। तो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल में देखो रिवर्स चार्ज रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल को लगेगा। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर को लगेगा। कॉस्ट ऑफ फ्यूल उसमें इंक्लूडेड रहेगी तो ही रिवर्स चार्ज लगेगा। नहीं तो सर अगर रिवर्स चार्ज नहीं रहा तो फिर फॉरवर्ड फॉरवर्ड डिफॉल्ट समझ लेना, ठीक है, पर वो केस में ही रिवर्स चार्ज लगेगा। उसके बाद में बेटा यहाँ पे सप्लायर एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। तो मोटर व्हीकल पे ये थोड़ा ध्यान रखना कि गवर्नमेंट अनऑर्गेनाइज सेक्टर को टैप करना चाहती है क्योंकि बहुत से छोटे छोटे लोग और मोटर व्हीकल रेंट पे दे रहे हैं पर जीएसटी पे नहीं कर रहे हैं। इसलिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर को टैप करना चाहती है कि अगर कुछ छोटे सप्लायर से बड़ी कंपनीज ने रेंट पे लिया तो उसका जीएसटी किससे लेंगे? रिसिपिएंट से। क्लियर? लेकिन अगर बॉडी कॉर्पोरेट होगा तो वो ऑलरेडी कंपनी है, ऑर्गेनाइज सेक्टर है, तो वो केस में रिवर्स चार्ज अप्लाई नहीं होगा, फॉरवर्ड चार्ज अप्लाई होगा। रिसिपिएंट कौन होगा? रिसिपिएंट एनी, ओके, यहाँ पे टू किसको? एनी बॉडी कॉर्पोरेट को। मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में किसी को लिखना होगा तो आप लिख सकते हो अनऑर्गेनाइज सेक्टर ने किसको सर्विस दिया? ऑर्गेनाइज को दिया, तो ही रिवर्स चार्ज। अदरवाइज क्या बेटा? फॉरवर्ड चार्ज। यानी लेने वाला अगर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होगा, लेने वाला फर्म है, इंडिविजुअल है, या तुम्हारी कुछ दोस्तों की ट्रिप जा रही है, तुमने हायर पे लिया, तो तुमसे लेके रिवर्स चार्ज करके कोई फायदा नहीं है। अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर ने बॉडी कॉर्पोरेट से लिया तो ही रिवर्स चार्ज लगाया जाएगा। इज इट क्लियर? ओके। और वो बॉडी कॉर्पोरेट कहाँ होना चाहिए? टैक्सेबल टेरिटरी में होना चाहिए, तो ही रिवर्स चार्ज लगेगा। तो ये हमने पूरा कंप्लीट चार्ट देखा था। ओके, फॉर द पर्पज ऑफ क्या बेटा? रिवर्स चार्ज। ओके, अभी सब क्लियर चल रहा है? एक बार थोड़ा चेक भी कर लेना। ओके, सब ठीक चल रहा है क्या? डन। अब नेक्स्ट हम देखेंगे लीगल सेक्टर। ओके, ये रिवर्स चार्ज सेक्टर वाइज याद रखना। जैसा पहला मोटर व्हीकल एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर, ओके, फिर दूसरा क्या? लीगल सेक्टर। एक स्टोरी लाइन बना लेना। स्टोरी लाइन कैसे बनाओगे कि भाई एक मोटर व्हीकल ट्रक जा रहा था, उसमें कुछ पैसेंजर भी बैठे थे, अरे है ना, फिर ट्रक का एक्सीडेंट हो गया तो लॉयर को बुलाया गया, लीगल एक्शन हुई। ऐसी एक स्टोरी लाइन बना लेना सो दैट रिवर्स चार्ज के सारे सेक्टर्स आपको लर्न हो जाएंगे, ठीक है। लीगल सेक्टर में दो सर्विसेज आती है रिवर्स चार्ज में। कौन सी दो सर्विसेज आती है रिवर्स चार्ज में? तो देखिएगा, अगर लीगल सर्विस, ध्यान सुनना मेरे से, लीगल सर्विस इंडिविजुअल एडवोकेट ने दी हो, फर्म ऑफ एडवोकेट ने दी हो, या फिर सीनियर एडवोकेट, सीनियर भी इंडिविजुअली होगा लेकिन सीनियर एडवोकेट ने दी हो, और रिवर्स चार्ज एक ही केस में है, अगर वो कौन सी सर्विस होगी? लीगल सर्विस। लीगल सर्विस मतलब ओके, कोई भी ब्रांच ऑफ लॉ में एडवाइस देना, कंसल्टेंसी देना, रिप्रेजेंट करना कोर्ट में, उसको लीगल सर्विस बोला जाएगा। और अगर लीगल सर्विस देता है तो सर्विस लेने वाला जो होगा वो रिवर्स चार्ज में टैक्स देगा। और यहां पे बॉडी कॉर्पोरेट वर्ड नहीं है, यहां पे बिजनेस एंटिटी वर्ड है। बिजनेस एंटिटी वर्ड वाइडर देन बॉडी कॉर्पोरेट। बिजनेस एंटिटी फर्म भी हो सकती है, बिजनेस एंटिटी एचयूएफ भी हो सकता है, बिजनेस एंटिटी इंडिविजुअल भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? ओके, ऐसी एंटिटी जो बिजनेस कर रही है, मतलब वो 9 एक्टिविटी कर रही है। 9 एक्टिविटी याद आ रही है बिजनेस की आपको? ओके, ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, एडवेंचर, वेजर, दूसरा इंसिडेंटल और एंसिलरी इन द नेचर ऑफ क्लॉज ए। कुछ याद आया? तो अगर हर वो एंटिटी जो ये 9 एक्टिविटीज कर रही है वो बिजनेस एंटिटी मानी जाएगी, फिर वो कोई भी हो, इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, पार्टनरशिप फर्म हो, ओके, सोसाइटी हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, वॉट एवर इट में भी, अगर बिजनेस एंटिटी इनर टैक्सेबल टेरिटरी होगी तो ये केस में क्या लगाया जाएगा? रिवर्स चार्ज लगाया जाएगा। लेकिन ख्याल रहे कि अगर एक एडवोकेट सर्विस दे रहा है और एडवोकेट जो सर्विस दे रहा है वो
लीगल नहीं दे रहा है, समझ लो उसने अपना यहाँ पे कमर्शियल प्लेस उसकी शॉप थी, उसने रेंट पे दिया, वहां रिवर्स चार्ज नहीं है। इसलिए होने वाली गलती यहाँ पे क्या है, एडवोकेट की सारी सर्विस रिवर्स चार्ज में नहीं है, एडवोकेट की क्या लीगल सर्विस रिवर्स चार्ज में है। होने वाली सेकंड गलती क्या है कि सारी लीगल सर्विस रिवर्स चार्ज में नहीं है, एडवोकेट ने दिया तो ही रिवर्स चार्ज है। समझ लो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरी दे रहा है तो रिवर्स चार्ज नहीं होगा, वो फॉरवर्ड चार्ज में ही आएगा। क्लियर? ओके। और वो इन अ टैक्सेबल टेरिटरी, अगर एक एडवोकेट ने सर्विस इंडिया के बाहर दी तो रिवर्स चार्ज नहीं, वो केस में क्या लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। आई होप यू अंडरस्टूड। ठीक है, तो ये था रिगार्डिंग टू रिवर्स चार्ज। और मैंने बहुत अच्छा टेबल बना के दिया कि अगर ये 4 कंडीशन होगी तो रिवर्स चार्ज, सब डिस्कस कर ली मैंने। अगर चारों में से एक भी फुलफिल नहीं हुआ तो फॉरवर्ड चार्ज। क्लियर? ओके, तो फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। और कुछ एग्जम्पशन भी है, जैसे लीगल सर्विस में एग्जम्पशन याद करो, याद आएगा, याद आएगा। मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूं कि मेमोरी में एक बार ओके आपने सेव कर लिया, वो मेमोरी में आपके न्यूरोज हो गए, तो सिर्फ कनेक्शन लगाना जरूरी होता है। वो डेटा सेव है, सिर्फ कनेक्शन लगाना जरूरी होता है, और कनेक्शन लगाने के लिए चाहिए बार बार रिविजन। ओके, जितना हमारे हार्ड वायरिंग होगा, हमारे मेमोरी का कनेक्शन रिवीजन से ही होगा, उतना आपको याद आएगा। लीगल सर्विस में एग्जम्पशन था, अगर आपको वो चार्ट याद होगा ओके जो हमने क्लास में देखा था, नहीं तो मैं एग्जम्पशन में पढ़ा होगा। लीगल सर्विस बिजनेस एंटिटी को दी, लीगल सर्विस नॉन बिजनेस एंटिटी को दी, लीगल सर्विस कुछ याद आया, बिजनेस एंटिटी को, नॉन बिजनेस एंटिटी को, लीगल सर्विस गवर्नमेंट, लीगल सर्विस अनादर एडवोकेट को दी। ओके, तो अगर बिजनेस एंटिटी को दी तो हमने 2 पार्ट देखे थे उसमें। अगर बिजनेस एंटिटी का प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर थ्रेशोल्ड के नीचे होगा, आई रिपीट, क्या थ्रेशोल्ड के नीचे होगा, तो फिर वो सर्विस एग्जम्प्ट है। वो सर्विस क्या, एग्जम्प्ट, ना फॉरवर्ड चार्ज लगेगा ना रिवर्स। लेकिन अगर प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में जो बिजनेस एंटिटी को लीगल सर्विस दी जा रही है, अगर वो थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, तो ऐसे केस में करंट ईयर में टैक्स लगेगा, और वो किस में लगेगा, रिवर्स चार्ज में। लीगल सर्विस गवर्नमेंट को दी तो एग्जाम, लीगल सर्विस अगर नॉन बिजनेस एंटिटी को दी तो एग्जाम। ओके, और एक इंडिविजुअल एडवोकेट और सीनियर एडवोकेट ने अनादर एडवोकेट को सर्विस, सीनियर नहीं सॉरी नहीं, एक इंडिविजुअल एडवोकेट और फॉर्म ऑफ एडवोकेट ने अनादर एडवोकेट को सर्विस दी तो एग्जाम। बस सीनियर एडवोकेट के लिए भी सेम है, लेकिन सीनियर एडवोकेट के लिए बस एक डिफरेंस है कि एक सीनियर एडवोकेट ने अनादर एडवोकेट को दिया तो वो टैक्सेबल रहेगा। समझ में आया? तो बस उतना ही डिफरेंस है, बाकी क्या सेम है। चलो, तो वो एग्जम्पशन साथ साथ में पढ़ लेना लीगल सर्विस का। तो आपका जब भी कोई लीगल सर्विस पे प्रॉब्लम आएगा तो वो रिवर्स चार्ज के साथ एग्जम्पशन को मिक्स करेंगे। अंडरस्टूड? ओके, चलिए दूसरा, लीगल सेक्टर में आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। ये आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या होता है, ये प्राइवेट आर्बिट्रेटर्स होते हैं, ये कोर्ट नहीं। वैसे शेड्यूल 3 अगर आपको याद होगा तो कोर्ट ने कोई भी सर्विस दिया तो वो सप्लाई नहीं कहा जाता है, लेकिन ये जो ट्रिब्यूनल है ये प्राइवेट आर्बिट्रेटर होते हैं। और ये आर्बिट्रेटर अगर बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहे हैं तो रिवर्स चार्ज में किसके ऊपर जीएसटी आएगा, बिजनेस एंटिटी पे आएगा। चलो मेरे साथ इन्वॉल्व हो जाओ। पहले तो आप जो भी स्टूडेंट मुझे सुन रहा है, पहले दिमाग में एक थॉट इतना स्ट्रांगली फिट कर दे कि मैंने सब पढ़ा हुआ है, मुझे याद आएगा, सिर्फ कनेक्शन लगाना है। और आप मेरे पास याद करने के लिए नहीं बैठे हो, आप मेरे पास कनेक्शन लगाने के लिए बैठे हो। इज इट क्लियर? ओके, तो चलिए नाउ नेक्स्ट, यहां पे ये हमने देखा लीगल सेक्टर। ओके, गवर्नमेंट सर्विस सेक्टर। ओके, तो भाई ओके, ट्रक आया, ट्रक से एक्सीडेंट हो गया, लीगल केस बन गई, गवर्नमेंट से सवाल पूछा गया क्योंकि रोड अच्छा नहीं था। अरे है ना, तो अब आ गया कि हम किस पे आ जाएंगे, गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर में 2 सर्विसेज है जो रिवर्स चार्ज में यहां पे दी गई है। पहला, ओके, अगर गवर्नमेंट एंटिटी ने, इसके साथ थोड़ा एग्जम्पशन भी कनेक्ट करूंगा, याद आएगा आपको। हाँ, अगर गवर्नमेंट ने सर्विस दिया किसको, बिजनेस एंटिटी को, सेंट्रल हो, स्टेट हो, यूनियन टेरिटरी हो, और बिजनेस एंटिटी को सर्विस दिया तो रिवर्स चार्ज में किस पे लायबिलिटी आएगी, बिजनेस एंटिटी पे। लेकिन 4 ऐसी सर्विसेज है जो यहां पे ध्यान सुनना, 4 ऐसी सर्विस है जो रिवर्स चार्ज नहीं, कौन सी, फॉरवर्ड चार्ज में। पहला, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। कम ऑन, क्या, रेंटिंग। गवर्नमेंट की बहुत सारी इमूवेबल प्रॉपर्टीज है, बहुत सारी शॉप्स है, रेलवे प्लेटफॉर्म पे शॉप्स है, गवर्नमेंट ही है। ओके, इंडियन रेलवे। तो अगर वो कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे देती है तो रिवर्स नहीं, क्या लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज। लेकिन इसके साथ और एक एंट्री है, ओके, जो सेकंड एंट्री है कि अगर ओके लेने वाला रजिस्टर्ड पर्सन होगा, आई रिपीट, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में लेने वाला रजिस्टर्ड पर्सन होगा तो रिवर्स चार्ज, नहीं तो क्या, फॉरवर्ड चार्ज।
क्लियर। दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की 4 सर्विसेज, बाकी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सारी सर्विसेज एग्जम्प्ट है, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की 4 सर्विसेज टैक्सेबल है। कौन कौन सी? याद करो याद करो, याद आएगा। स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस एंड एजेंसी सर्विस। कनेक्शन लगे? फील हुआ कि हाँ पड़ा हुआ है? आप यहां मेरे पास कनेक्शन लगाने ही बैठे हो। इज इट क्लियर? ओके, तो गवर्नमेंट की स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोर्ट, लाइफ इंश्योरेंस एंड एजेंसी सर्विस, ये 4 सर्विस गवर्नमेंट देती है तो टैक्सेबल है। लेकिन ये रिवर चार्ज नहीं, ये क्या? फॉरवर्ड चार्ज में। क्यों सर? क्योंकि ये चारों सर्विस किसी को भी दो टैक्सेबल है। एक छोटा बच्चा भी स्पीड पोस्ट करवाने आएगा तो भी जीएसटी लगेगा। तो अब इसको रिवर चार्ज में तो नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि ये पब्लिक को दो या बिजनेस एंटिटी को दो, किसी को भी दो, ये 4 सर्विस टैक्सेबल है, इसलिए इसको किस में रखा गया? फॉरवर्ड चार्ज में। ठीक है, क्योंकि ये किसी को भी दो तो भी टैक्सेबल है। ओके, थर्ड, ओके, वेसल और एयरक्राफ्ट से रिलेटेड पोर्ट और एयरपोर्ट पे कोई सर्विस दिया तो फॉरवर्ड चार्ज में कौन टैक्सेबल है? गवर्नमेंट टैक्सेबल। और गुड्स और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, अब जैसा इंडियन रेलवे में एसी क्लास टैक्सेबल है। अब इंडियन रेलवे गवर्नमेंट का है, एसी क्लास टैक्सेबल है, वो तो पब्लिक को दो या बिजनेस एंटिटी को दो, वो टैक्सेबल है। एसी क्लास में जो भी बैठेगा, अरे है ना, तो वो रिवर्स तो नहीं कर सकते, तो उसको क्या किया उन्होंने? फॉरवर्ड किया। ओके, तो ये वैसे तो गवर्नमेंट कोई भी सर्विस बिजनेस एंटिटी को दे तो क्या है बेटा? रिवर्स चार्ज है। लेकिन ये 4 सर्विसेज ओके दे तो वहां फॉरवर्ड चार्ज लग जाएगा। रेंटिंग के लिए स्पेशल प्रोविजन क्या होगी? रेंटिंग अगर रजिस्टर्ड को दिया, रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी, तो ही रिवर्स चार्ज, नहीं तो क्या रहेगा? फॉरवर्ड चार्ज। इजी हो गया, खत्म। चलो, अब ये हमने गवर्नमेंट सेक्टर देख लिया, यहां मैंने चार्ट भी बना लिया। ओके, देखो मैंने बहुत अच्छा, अगर आप यहां देखते हो तो मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है। ये 20-25 पेजेस में एंटायर सिलेबस कवर करने की कोशिश की है। मैं आपको फिर से कहता हूं, ये चार्ट बुक, मेरा रिवीजन फटाफट, और क्वेश्चनर का भी ओके मैंने वीडियो अपलोड किए हैं। आपके बुक में आप क्यूआर कोड स्कैन करते हो तो आपको वीडियो मिल जाएगा। क्वेश्चनर का डिस्कशन भी मेरा इनफ, इससे ज्यादा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। और मेरा क्वेश्चन यार तो बहुत ज्यादा है कि नहीं? ओके, पर उसमें से मैं आपको कह दूं, मेरे क्वेश्चन में से आईसीएआई आरटीपी क्वेश्चन पहले, फिर एग्जामिनेशन क्वेश्चन। आरटीपी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए आरटीपी क्वेश्चंस पहले, वो लिख के देखो। अगर लिख के प्रैक्टिस करनी है तो आरटीपी क्वेश्चन पे करना, आईसीआई मटेरियल की रीड कर लेना, आरटीपी क्वेश्चंस के पहले राइटिंग प्रैक्टिस कर लेना। वो ज्यादा नहीं है बेटा, अगर आप थोड़ा प्लान करोगे तो आप पूरा कवर कर पाओगे। आपने क्या करना, पूरा चैप्टर मेरे साथ रिवीजन करने के बाद ओके पहले आईसीएआई के क्वेश्चन रीड कर लेना, आरटीपी के क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेना, और एग्जामिनेशन क्वेश्चन का पैटर्न देख लेना कि किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है। दैट्स ऑल। आरटीपी क्वेश्चन इसलिए मैं कह रहा हूं कि लिख के देखो, क्योंकि वो एग्जाम में आ सकते हैं, रिपीट होते हैं आरटीपी क्वेश्चन। इज इट क्लियर? और आपकी राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, और बाकी मैंने बनाए हुए क्वेश्चन, टाइम मिलता है तो देखो, नहीं तो एटलीस्ट इतना तो भी देख के जाओ। अगर आप सिर्फ इतना ही देखोगे तो हमारा क्वेश्चन आधे से भी कम हो जाएगा। इज इट क्लियर? ओके, तो वो बल्कि है इसलिए मत जाना। क्वेश्चनर मैंने बनाने का पीछे अप्रोच बस इतना था कि जो स्टूडेंट को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पढ़ने की आदत है, वो स्टूडेंट रेगुलर बुक ना भी पढ़े और मेरा क्वेश्चनर भी पढ़ ले तो भी उसका एंटायर सिलेबस कवर हो जाता है। इज इट क्लियर? तो वो एक तरीका था क्वेश्चनर बनाने का। चलिए, उसके बाद में हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन सर्विस, इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। लीगल सर्विस इंपॉर्टेंट करके रखो, लीगल सर्विस पे आपको क्वेश्चन आ सकता है, गवर्नमेंट सर्विस पे आपको क्वेश्चन आ सकता है, कंस्ट्रक्शन पे नहीं आएगा। तो भी मैं बता देता हूं, अगर यहां पे डेवलपमेंट राइट्स दिए या एफएसआई दिया फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट, ओके समझ लो एक सोसाइटी है, सोसाइटी ने, पुरानी सोसाइटी है, ओके एक बिल्डर को डेवलपमेंट राइट्स दे दिए कि ठीक है भाई पुरानी सोसाइटी गिरा दो, हमें एक फ्लैट के अगेंस्ट में एक फ्लैट दे दो, बाकी तुम्हारा कमा लो। तो अगर किसी ने भी डेवलपमेंट राइट्स दिए या एफएसआई दिया फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट, किसको दिया? बिल्डर को दिया, तो उस पर जीएसटी लगता है, वो डेवलपमेंट राइट्स पे जीएसटी लगता है, और उसका टैक्स कौन देगा? बिल्डर देगा। उसके बाद में अगर लॉन्ग टर्म लीज पे कोई लैंड दी, जैसे ये प्रेस्टीज पॉइंट की बिल्डिंग है, ये प्रेस्टीज पॉइंट की बिल्डिंग बिल्डर यहां पे एक ट्रस्ट ने 99 ईयर्स के लिए लीज पे दिए। किसको लीज पे दिए? बिल्डर को। अरे है ना, तो 30 साल से ज्यादा अगर आप अपना यहां पे फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट क्या देते हो? लीज पे देते हो, तो वो लीज अमाउंट पे टैक्स कौन देगा? बिल्डर देगा, प्रमोटर देगा। ओके, चलिए, ये तो हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन सेक्टर। ओके, चलो एक बार स्टोरी लाइन हमारी क्या स्टोरी लाइन थी? ट्रक से एक्सीडेंट हो गया, ओके लीगल केस बन गई, अरे है ना, ओके रोड खराब थे, गवर्नमेंट का क्वेश्चंस उठाए गए, गवर्नमेंट पे क्वेश्चंस उठाए गए। उसके बाद में ओके रोड का कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा खराब था,
रोड का कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा खराब था। उसके बाद में इंश्योरेंस एंड बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस और बैंकिंग सेक्टर में आते हैं। अगर इंश्योरेंस एजेंट ने, आई रिपीट, क्या कहा मैंने, इंश्योरेंस एजेंट ने सर्विस दी किसको, पर्सन कैरिंग इंश्योरेंस बिजनेस। अब एक वर्ड को समझ लो, पर्सन कैरिंग इंश्योरेंस बिजनेस यानी क्या, ओके, पर्सन कैरिंग इंश्योरेंस बिजनेस यानी क्या, बोलो, मतलब इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी में दो टाइप की इंश्योरेंस कंपनी आती है, एक जनरल इंश्योरेंस और एक लाइफ इंश्योरेंस। तो दोनों को अप्लीकेबल है, कमान, क्या, दोनों को अप्लीकेबल है। तो एजेंट किसका भी हो, जनरल इंश्योरेंस का हो या लाइफ इंश्योरेंस का हो, अगर इंश्योरेंस एजेंट ने सर्विस दिया और इंश्योरेंस कंपनी को दिया, तो एजेंट के कमीशन का जीएसटी कौन देगा, इंश्योरेंस कंपनी देगी। ये हुई ना बात। चलो उसके बाद में यहां पे वो मैंने टेबल बना के दिया, अच्छे से पढ़ लेना। पर ख्याल रहे सिर्फ इंश्योरेंस एजेंट की सर्विस को रिवर्स चार्ज है। इंश्योरेंस कंपनी को बहुत सारे लोग सर्विस देते हैं, हम भी देते हैं, ऑडिट करते हैं, वहाँ रिवर्स चार्ज नहीं है। ओके, यहाँ पे एक्चुरीज, एक्चुरीज पता है क्या होता है, ओके, एक्चुरीज सर्विस दे रहा है पर उसको भी रिवर्स चार्ज नहीं है, सिर्फ किसको रिवर्स चार्ज है, इंश्योरेंस एजेंट को रिवर्स चार्ज है। चलो ये हो गया रिकवरी एजेंट। ओके, तो इंश्योरेंस और बैंकिंग सेक्टर में सेकंड क्या आएगा, रिकवरी एजेंट। रिकवरी एजेंट मतलब कौन होते हैं कि जो, जैसे बैंक्स लोन बांट के रखती है लेकिन फिर डिफॉल्टर्स होते हैं, डिफॉल्टर से पैसा कलेक्ट करना बैंक का काम थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वो प्राइवेट एजेंसी अपॉइंट करते हैं जिसको हम कहते हैं रिकवरी एजेंट्स। और वो मुन्ना भाई एमबीबीएस, अरे है ना, तो वो जो रिकवरी एजेंट्स होते हैं, वो रिकवरी एजेंट्स जो भी पैसा रिकवर करके देते हैं उसका क्या लेते हैं, कमीशन। तो वो जो कमीशन है उस पर रिकवरी एजेंट टैक्स नहीं देगा, कौन देगा रिवर्स चार्ज में, बैंकिंग कंपनी, तीनों 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 याद रखना, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड एनबीएफसी। एंड क्या बेटा, एनबीएफसी, ये रिवर्स चार्ज में टैक्स देगा। हाँ, उसके बाद में मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमेटी। ओके, तो मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमेटी के को ये क्या होगा, आरबीआई। ओके, आरबीआई ने एक कमेटी बनाई है ओवरसीइंग कमेटी की, जिसके भी फॉरेन लोन्स है। ओके, फॉरेन लोन जैसे बीच में नीरव मोदी, विजय माल्या, इनके स्कैम होने के बाद ओके स्पेशल कमेटी बनाई जिसको कहा जाता है ओवरसीइंग, बाहर देखने वाली कमेटी। ओके, ये ओवरसीइंग कमेटी सर्विस देती है आरबीआई को कि कौन कितना लोन ले रहा है और यहां से कौन कितना लोन बाहर जा रहा है। ओके, कौन डिफॉल्टर है, किसके लोन बहुत ज्यादा हो रहा है, कौन इंडिया के बाहर भाग रहा है, अरे है ना। तो ये ओवरसीइंग कमेटी पूरा डेटा किसको देती है, आरबीआई को। तो अगर ये अगेन बैंकिंग सेक्टर ही पढ़ा रहा हो, तो अगर ये सर्विस किसको दे रहा है, आरबीआई को, तो रिवर्स चार्ज में इनके सर्विस का जो जीएसटी है वो कौन देगा, आरबीआई देगा। और उसके बाद में डीएसए, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट अगेन बैंकिंग सेक्टर के होते हैं। मतलब ये क्या होता है, बैंक के इतने सारे लोन प्रोडक्ट्स है आजकल कि बैंक के एम्प्लॉय को प्रमोट करना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए ऐसे केस में वो एजेंट्स अपॉइंट करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे लोन प्रोडक्ट को प्रमोट करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों में लेके जाओ, जितना ज्यादा आप हमारे प्रोडक्ट को लोन प्रोडक्ट को प्रमोट करोगे उतना हम आपको क्या देंगे, कमीशन देंगे। ओके, उसको कहा जाता है डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। अगर वो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट सर्विस दे रहा है, किसको सर्विस दे रहा है डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, बैंकिंग कंपनी और एनबीएफसी। यहां एफआई नहीं है, बी केयरफुल, यहां एफआई नहीं है। रिकवरी एजेंट में एफआई भी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यहां एफआई नहीं है। ओके, तो क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि जहां तुम छोड़ते हो वहां इंस्टीट्यूट पकड़ती है, अरे है ना। तो ऐसे सिचुएशन में यहां पे एफआई नहीं है, तो अगर डायरेक्ट सेलिंग एजेंट बैंकिंग कंपनी और एनबीएफसी को सर्विस दे रहा है तो क्या लगेगा बेटा, रिवर्स चार्ज लगेगा। ओके, ये हमने देख लिया। उसके बाद में बिजनेस फैसिलिटेटर। ये बिजनेस फैसिलिटेटर मतलब क्या होता है, बैंक के जो भी सेविंग प्रोडक्ट्स है या बैंक के जो भी लोन प्रोडक्ट है उनको ओके उसको सपोर्ट देने के लिए ये फैसिलिटेटर बनाए जाते हैं या बिजनेस करस्पॉन्डेंट बनाए जाते हैं। ये एक अलग डिजिग्नेशन होता है, इसकी एग्जाम होती है बिजनेस फैसिलिटेटर की। ये क्या करते हैं कि बैंक के बहुत सारे सेविंग प्रोडक्ट्स है, एफडीज है या बैंक के लोन है या डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग है, उसके लिए हेल्प करते हैं। तो अगर यहाँ पे बिजनेस फैसिलिटेटर किसको सर्विस देता है, बैंकिंग कंपनी को सर्विस देता है इन अ टैक्सेबल टेरिटरी, तो उसके यहां सिर्फ बैंकिंग कंपनी है, एफआई नहीं। सुनना, यहां पे सिर्फ क्या, बैंकिंग कंपनी है। तो एक बार थोड़ा सीक्वेंस लेना, पहला रिकवरी एजेंट, तीनों है। ओके, सॉरी 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 सॉरी, बिजनेस फैसिलिटेटर यहां पे नहीं ना, बैंकिंग है ना। हाँ, अच्छा आंसर बोल रहे हैं, वही मैं कंफ्यूज हो गया। चलो ठीक है, तो रिकवरी एजेंट तीनों को है,
रिकवरी एजेंट तीनों को है, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट 2 को है, और बिजनेस फैसिलिटेटर 1 को ही है, बैंकिंग कंपनी, ये याद रखना। तो यहाँ पे बैंकिंग कंपनी को सर्विस दिया तो वो केस में रिवर्स चार्ज किसके ऊपर आएगा? बैंकिंग कंपनी पे आएगा। क्लियर? ओके। तो यहाँ पे मैंने टेबल बहुत अच्छा बना के दिया, इसको कैसे रीड करना, ये 3 कंडीशन होगी तो ही रिवर्स, नहीं तो क्या? फॉरवर्ड। अगर एक भी होगा तो फॉरवर्ड, और उससे रिलेटेड कोई एग्जम्पशन होगा तो मैंने एग्जम्पशन भी दे दी है, यानी कभी इसके ऊपर प्रॉब्लम आए, केस स्टडी आए, तो आपके पास एग्जम्पशन भी होना चाहिए। ठीक है? तो अगर बिजनेस फैसिलिटेटर रूरल एरिया में, सुनना क्या बोला मैंने, रूरल एरिया में सर्विस देता है तो उसको एग्जम्पशन है, मतलब फॉरवर्ड चार्ज भी नहीं लगेगा और रिवर्स चार्ज भी। ओके। अब बिजनेस करस्पॉन्डेंट भी एक तरह का बिजनेस फैसिलिटेटर जैसे ही रहता है। ओके, पर ख्याल रहे, ओके, एक बार मॉक टेस्ट पेपर में सवाल पूछा गया था, क्या पूछा गया था मॉक टेस्ट पेपर में, कि बिजनेस करस्पॉन्डेंट बैंकिंग कंपनी को सर्विस दे रहा है, रिवर्स चार्ज नहीं, करस्पॉन्डेंट नहीं, रिवर्स चार्ज कब? जब बिजनेस फैसिलिटेटर दे रहा होगा। अरे आया ना? ओके, करस्पॉन्डेंट नहीं, बिजनेस फैसिलिटेटर किसको दे रहा है? बैंकिंग को दे रहा है, तो ही रिवर्स चार्ज लगेगा। ओके सर, अगर करस्पॉन्डेंट दे रहा है तो वो काम दोनों के एक जैसे, पर दोनों का डेजिग्नेशन अलग है, इसलिए करस्पॉन्डेंट होगा तो वो रिवर्स चार्ज अप्लाई नहीं होगा। फिर सर ये रिवर्स चार्ज क्या है? ये रिवर्स चार्ज है कि अगर बिजनेस करस्पॉन्डेंट के एजेंट ने, सुनिए, बिजनेस करस्पॉन्डेंट के एजेंट ने किसको सर्विस दिया? बिजनेस करस्पॉन्डेंट को दिया, तो रिवर्स चार्ज है। और वो केस में टैक्स कौन देगा? बिजनेस करस्पॉन्डेंट। यहां बैंक कहीं नहीं आती है। बिजनेस करस्पॉन्डेंट के एजेंट ने किसको सर्विस दिया? बिजनेस करस्पॉन्डेंट को दिया, तो वो केस में रिवर्स चार्ज अप्लाई किया जाएगा। ओके, तो अब हमारे स्टोरी लाइन में बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में ओके यहां पे बहुत लोगों को नुकसान हुआ। ओके, तो वो केस में इंश्योरेंस निकाला हुआ था। ओके, और वो इंश्योरेंस का पैसा बैंक से भी मिला। स्टोरी को अपने लाइन में लेने का, बिल्कुल। उसके बाद में नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं? हाँ, एजेंट टू करस्पॉन्डेंट हो गया। उसके बाद में अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज सेक्टर। हाँ, कुछ ऐसे रिवर्स चार्ज है जो स्पेशली अनऑर्गेनाइज सेक्टर को टैप करने के लिए कवर किए गए, क्योंकि उनसे टैक्स कलेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट जाता है। ओके, तो उसका एक है स्पॉन्सरशिप सर्विस। इसके ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। स्पॉन्सरशिप सर्विस पे 2-3 बार क्वेश्चन आया गया है, इस बार भी फिर से आएगा, इंपॉर्टेंट। ओके, स्पॉन्सरशिप सर्विस, तो यहां पे स्पॉन्सरशिप सर्विस बाय एनी पर्सन, आई रिपीट, क्या? बाय एनी पर्सन सर्विस देने। अब जैसा अब गणपति फेस्टिवल चालू है, तो गणपति फेस्टिवल में ओके बहुत से लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं, ऑक्सीजन स्पॉन्सर कर रहा है, जियो स्पॉन्सर कर रहा है, अरे समझ में आया ना? ओके, बड़ी बड़ी कंपनियां, ऑटो कंपनी स्पॉन्सर कर रही है। सर्विस देने वाला कोई भी हो, वो ट्रस्ट हो, वो इंडिविजुअल हो, एनी पर्सन, सर्विस प्रोवाइडर क्या बोला है? एनी पर्सन। फिर कंपनी क्यों ना हो, फिर यहाँ पे स्टार टीवी क्यों ना हो, जी टीवी क्यों ना हो, अरे है ना? सर्विस देने वाला कोई भी हो, लेने वाला अगर कौन होगा? बॉडी कॉर्पोरेट। लेने वाला बॉडी कॉर्पोरेट या फर्म, ख्याल रहे, बॉडी कॉर्पोरेट और फर्म, तो रिवर्स चार्ज है, तो रिवर्स चार्ज। सर लेने वाला इंडिविजुअल होगा तो फॉरवर्ड चार्ज। समझ में आया? लेने वाला बॉडी कॉर्पोरेट और फर्म और रिवर्स चार्ज। इसलिए ये जितने भी स्पॉन्सरशिप इवेंट होते हैं, ओके, ये सर्विस देने वाला अनऑर्गेनाइज होगा, ट्रस्ट होगी, गणपति ट्रस्ट होगी, समझ में आया? कोई भी हो, छोटा सा डांस होगा, स्टूडेंट एसोसिएशन होगा, उससे कोई लेना देना नहीं। लेने वाला अगर बॉडी कॉर्पोरेट है या फर्म है, तो उसका टैक्स कौन देगा? बॉडी कॉर्पोरेट और फर्म। फर्म इंक्लूड्स एलएलपी, कम ऑन, फर्म इंक्लूड्स एलएलपी इन अ टैक्सेबल टेरिटरी। ये टैक्सेबल टेरिटरी का तो फंड है, याद ही रखना। समझ में आया? इन टैक्सेबल टेरिटरी, तो रिवर्स चार्ज में बॉडी कॉर्पोरेट और फर्म और टैक्सेबल टेरिटरी टैक्स देगा। फिर से ओके, 3 कंडीशन फुलफिल होगी तो रिवर्स चार्ज। क्या? ये स्पॉन्सरशिप सर्विस को ही है। देखो, एडवर्टाइजमेंट अलग, स्पॉन्सरशिप अलग। एडवर्टाइजमेंट सर्विस है ना, आप उसकी एडवर्टाइजमेंट डिजाइन करके दे रहे हो। हम एडवर्टाइजमेंट डिजाइन नहीं कर रहे, हम उनके इवेंट को स्पॉन्सर कर रहे हैं हमारे नाम लेने के लिए। समझ में आया? तो ये रिवर्स चार्ज किसको है? स्पॉन्सरशिप सर्विस को है। दूसरा, सर्विस प्रोवाइडर कौन होना चाहिए? एनी पर्सन। नेक्स्ट, लेने वाला कौन होना चाहिए? बॉडी कॉर्पोरेट। और वो कहां होना चाहिए? टैक्सेबल टेरिटरी में, तो रिवर्स चार्ज, नहीं तो फॉरवर्ड। एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो क्या? फॉरवर्ड। चलिए, उसके बाद में डायरेक्टर ऑफ कंपनी। सुनिए, डायरेक्टर ऑफ कंपनी में अगर डायरेक्टर को जो रेम्युनरेशन मिल रहा है उसका टीडीएस सेक्शन 192 में कट हो रहा है। कौन सेक्शन में? 192 में कट हो रहा है, तो वो प्रोफेशनल सर्विस सप्लाई माना जाएगा। अदरवाइज क्या माना जाएगा? सैलरी। सैलरी होगा तो वो सप्लाई में आता ही नहीं है। ओके, तो ये डायरेक्टर सर्विस टू बॉडी कॉर्पोरेट। इंडिया का कोई भी डायरेक्टर सिटिंग फीस लेता है या कमीशन लेता है या फिर ऐसा कोई रेम्युनरेशन लेता है जो सैलरी में नहीं है,
इज इट क्लियर? और वो अगर सर्विस किसको दे रहा है? बॉडी कॉर्पोरेट को दे रहा है, तो रिवर्स चार्ज में उसका टैक्स कौन देगा? बॉडी कॉर्पोरेट देगा। चलो ये हो गया हमारा। उसके बाद में नेक्स्ट सिक्योरिटी सर्विस। हाँ, इस पे एक क्वेश्चन आ सकता है इंपॉर्टेंट, इस बार सिक्योरिटी सर्विस इंपॉर्टेंट करके जाना। ओके, अब यहाँ पे सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी सर्विस एज अ सिक्योरिटी पर्सनल। अब इंडिया में सिक्योरिटी सर्विस अलग अलग टाइप से दी जाती है। सिक्योरिटी सर्विस बॉडीगार्ड, वॉचमैन देखे होता है। सिक्योरिटी सर्विस ओके कैमरा से भी दिया जाता है, डॉग स्नीपर भी दिए जाते हैं, समझ में आ रहा है? सिक्योरिटी सर्विस बहुत से ओके एजेंट्स भी देते हैं, जिसको सिक्योरिटी एजेंट्स मतलब यहाँ पे आप जिसको कह सकते हो वो स्पेशल एजेंट्स होते हैं। पर ये क्या कह रहे हैं? वो सिक्योरिटी सर्विस जिसमें पर्सन्स दिए जा रहे हैं, जिसमें क्या पर्सन, बॉडीगार्ड दिए जा रहे हैं, वॉचमैन दिए जा रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड दिए जा रहे हैं, हम उस सिक्योरिटी सर्विस की बात कर रहे हैं। ओके, बाकी नहीं, बाकी केस में रिवर्स चार्ज अप्लाई नहीं होगा। जिसमें पर्सन्स दिए जा रहे हैं और किसको दिए जा रहे हैं? ओके, यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर एनी पर्सन अदर देन क्या? बॉडी कॉर्पोरेट यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर, यानी क्या? अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ओके, और किसको दिया जा रहा है? रजिस्टर्ड पर्सन। ओके, बस थोड़ा लर्न करना पड़ता है, लेने वाला कौन, देने वाला कौन, समझ में आ रहा है? ओके, और आप थोड़ा कैटेगरी वाइज जाओ और थोड़ा लॉजिक से जाओ तो लर्न हो जाएगा। ओके, लॉजिक से जाओ तो लर्न हो जाएगा। अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दिया ओके अदर देन डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी, अब वो छोड़ो, वो याद रहा तो ठीक, अदरवाइज इतना याद रखो किसको दिया? ओके, रजिस्टर्ड पर्सन को दिया, तो रिवर्स चार्ज में टैक्स कौन देगा? रजिस्टर्ड पर्सन इन अ टैक्सेबल टेरिटरी। ओके, तो ये हुआ सिक्योरिटी सर्विसेज। ओके, तो चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं रिवर्स चार्ज कब। ओके, सर्विस सिक्योरिटी बाय वे ऑफ पर्सनल होनी चाहिए। दूसरा, सर्विस प्रोवाइडर कौन होना चाहिए? एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, वो होगा तो ही रिवर्स, नहीं तो फॉरवर्ड। ओके, और तीसरा क्या? लेने वाला रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए। अगर रजिस्टर्ड पर्सन नहीं होगा तो फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज नहीं आएगा। चलो ओके, उसके बाद में कॉपीराइट सर्विस, अगेन इंपॉर्टेंट, इस बार आने के पूरे चांसेस कॉपीराइट सर्विस पे। ठीक है, कॉपीराइट सर्विस दो पार्ट की है, ध्यान से याद करो, दो पार्ट है। एक कॉपीराइट, इन्होंने कॉपीराइट सर्विस को दो पार्ट में डिवाइड किया। एक कॉपीराइट जो है म्यूजिक है, म्यूजिक का है, ओके, ड्रामेटिक और आर्टिस्टिक वर्क, ओके, ओरिजिनल ड्रामेटिक म्यूजिकल वर्क, ओके, एक कॉपीराइट उसका। और दूसरा है पब्लिकेशन, दूसरा क्या है? ऑथर का लिटरेरी वर्क। तो जो म्यूजिकल वर्क है या आर्टिस्टिक वर्क है या यहाँ पे ड्रामेटिक वर्क है, अगर सप्लायर म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट होगा और लेने वाला कौन होगा? म्यूजिक कंपनी, प्रोड्यूसर और लाइक, तो क्या लगेगा? रिवर्स चार्ज, यानी म्यूजिक कंपनी प्रोड्यूसर पे जीएसटी आएगा। यहाँ फॉरवर्ड चार्ज वाला ऑप्शन नहीं है। फॉरवर्ड चार्ज वाला ऑप्शन सिर्फ, अब इसके पहले जीटीओ और रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल में, वहां पे भी 12% है, अरे है ना, वहां पे भी 12% है। तो देखो, जहां रिवर्स चार्ज बोला वहां रिवर्स चार्ज ही आएगा, सप्लायर टैक्स नहीं दे सकता है। पर जिसको जिसको ऑप्शन दिए गए, जीटीए को ऑप्शन दिया गया फॉरवर्ड में और रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल को दिया गया, अरे आया ना। अब यहां पे कॉपीराइट सर्विस में एक तीसरा है जहां फॉरवर्ड चार्ज ले सकते हैं। एक है वो है कॉपीराइट सर्विस रिगार्डिंग टू लिटरेरी वर्क बाय ऑथर टू पब्लिशर, बाय ऑथर टू पब्लिशर, तो वो नीचे आएगा, लिटरेरी वर्क बाय ऑथर टू पब्लिशर। अब देखो, जब भी मुझे लगता है इस पे आने के पूरे चांसेस हैं। अगर कॉपीराइट सर्विस लिटरेरी वर्क की होगी और ऑथर टू पब्लिशर होगा, ऑथर टू पब्लिशर होगा, पहला थॉट क्या आना चाहिए कि रिवर्स चार्ज में, पहला थॉट क्या आना चाहिए? रिवर्स चार्ज। मतलब उसका टैक्स कौन देगा? पब्लिशर। एग्जांपल के तौर पे मैंने इनडायरेक्ट टैक्स पे बुक लिखी, जीएसटी पे बुक लिखी और टैक्समैन को राइट्स दे दिए। टैक्समैन मुझे 20% रॉयल्टी दे रहा है एक बुक का, पर बुक सेल का। तो जो मुझे रॉयल्टी मिल रही है फॉर माय सर्विस, ओके, इसका टैक्स कौन देगा? सप्लायर तो मैं हूं, क्योंकि मैंने सर्विस दिया, मुझे रॉयल्टी मिल रही है ना। मैंने बुक लिख कर दिया, रॉयल्टी मिल रही है, सप्लायर तो मैं हूं। तो नॉर्मली ये केस में लायबिलिटी टैक्समैन पे आएगी, अरे है ना, लाइबिलिटी किसके ऊपर आएगी? टैक्समैन की। बट इसमें 4 पॉइंट्स है। अगर मैं डिक्लेरेशन देता हूं कि आई एम रेडी टू पे अंडर क्या? फॉरवर्ड चार्ज इन अ फाइनेंशियल ईयर, वो जो डिक्लेरेशन देगा वो पूरे साल को अप्लीकेबल होगा। ओके, पूरा जब तक साल नहीं होता तब तक मैं रिवर्स नहीं कर सकता। ओके, तो अगर मैं डिक्लेरेशन देता हूं, ओके, यहाँ पे 3 कंडीशन है। डिक्लेरेशन देता हूं पूरे फाइनेंशियल ईयर में का लागू होगा और उसका इनवॉइस बना होगा, तो वो केस में यहाँ पे रिवर्स नहीं, क्या लगेगा? फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। ओके, तो ये जरूर लिखना। वैसे तो पहला पॉइंट, वैसे तो लायबिलिटी किसकी? पब्लिशर की, लेकिन ऑथर ये लायबिलिटी खुद ले सकता है फॉरवर्ड चार्ज में। इज इट क्लियर? ओके, कुछ कंडीशंस पे मैंने वो कंडीशन शायद दी है यहाँ पे। ओके ओके, यहाँ कहाँ दिया है मैंने? हाँ, स्पेशल रिमार्क में।
हाँ ये दिया है यहाँ पे स्पेशल रिमार्क में। ओके मैंने सब पॉइंट्स कवर किए, आप मेरा चार्ट देखोगे ना कुछ भी नहीं छोड़ा है। और 25 पेज में जीएसटी, कितने पेजेस होंगे चार्ट के? 15 ही पेज है, और मैंने ज़्यादा बोल दिए कितने पेजेस है? 28। हाँ तो 28 पेजेस में पूरा जीएसटी हो जाएगा आपका, ठीक है। और ये बेटा जितने भी आपके फ्रेंड्स हो सबको कहो एक चार्ट में सब कुछ रिवीजन देख ले, क्वेश्चनर देख ले, बात खत्म, जीएसटी इज ओवर इस बार 80 बार। ओके तो मैंने सारे पॉइंट्स लिए हैं यहाँ पे, और स्पेशल रिमार्क भी दिया है। पहला थॉट वैसे तो रिवर्स चार्ज, लेकिन स्पेशल रिमार्क है। और लास्ट में आपको जो है ओके लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटी। लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटी मतलब क्या? जैसे जैसे मैंने 2 साल पहले ओएनजीसी के शेयर लेके रख दिए थे, और मेरे पास अच्छे खासे शेयर है, पड़े हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कम से कम 5 साल उसको बेचने वाला नहीं हूँ। पर एक बंदा है ओके समझ लो यहाँ पे ये जो बंदा है वो कह रहा है कि सर आप तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, टेम्पररी मैं पैसा नहीं लगा सकता, पर आपके से शेयर बोरो करना चाहता हूँ। ओके तो शेयर अगर वो बोरो करना चाहता है तो यस ये अलाउड है। ओके तो वो कहता है कि सर मुझे 1 साल के लिए बोरो कर दो, मैं ट्रेडिंग करूंगा, कमाऊंगा, कुछ आपको दूंगा, कुछ मैं कमाऊंगा, आपको वापस कर दूंगा, वैसे तो आप बेचने वाले नहीं हो। ओके तो मैंने कहा ठीक है। ओके मैंने सिक्योरिटीज लेंडिंग कर दी, आई रिपीट सिक्योरिटीज क्या लेंडिंग कर दी, जिसका मैं कुछ वो कमाएगा तो तुझको मिला, मुझको भी चाहिए। ओके तो फिर मैं भी लूंगा, तो जो पैसा मुझे मिलेगा फॉर लेंडिंग ऑफ क्या सिक्योरिटीज। ओके वो केस में इवन दो मैंने सर्विस दी, सर्विस क्या दी? लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज। सर आपने तो कहा गुड्स और सर्विस के डेफिनेशन में सिक्योरिटी नहीं आता है, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन नहीं आते, पर सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज टू फैसिलिटेट और टू अरेंजिंग द डील ऑफ सिक्योरिटीज। कुछ याद आया क्या? तो वो सर्विस मानी जाती है। तो ये लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन नहीं है, लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटी टू फैसिलिटेट और टू अरेंज द डील ऑफ सिक्योरिटी है। अरे आया ना, तो वो सर्विस है, उसके ऊपर जीएसटी आएगा, पर वो जीएसटी मैं नहीं दूंगा, लेंडर नहीं देगा, कौन देगा? बोरोवर। रिवर चार्ज में बोरोवर उसका टैक्स देगा। इज इट क्लियर? हो गया हमारा रिवर चार्ज। ओके सेक्टर लर्न हो गए। ये सेक्टर में अगर कोई पॉइंट आए, अब आपको क्वेश्चंस कैसे आते हैं अगर आप क्वेश्चन के ओके देखो क्वेश्चंस कैसे आते हैं, एग्जामिनेशन क्वेश्चंस। आप क्या करोगे? आपके लिए होमवर्क, कुछ क्वेश्चंस मैं भी लूंगा क्वेश्चंस अभी, लेकिन आपके लिए होमवर्क क्या होगा? आप जाइए मेरा क्वेश्चनर देखिए, क्वेश्चनर में सारा एक साथ मत देखो, नहीं तो माइंड पे प्रेशर टेंशन आ जाएगा, पहले टाइम कम है, बहुत इतना सारा सिलेबस बाकी है। ओके एकदम टेंशन नहीं लेने का। ओके सबसे पहले ये देखने का कि भाई जो भी हमने रिवाइज किया एग्जाम में पैटर्न क्या है पूछने का और प्रेजेंट करने का। आंसर भी देखो, डोंट वरी, आंसर भी देखो कि भाई वो क्या चाहते हैं। ओके फर्स्ट पैरा में क्या चाहते हैं, सेकंड पैरा में क्या चाहते हैं, हमने पॉइंट्स कैसे कवर करना। फिर एक सवाल आएगा दिमाग में कि सर सेक्शन नंबर याद नहीं रहे, तो डोंट वरी, नहीं याद रहेंगे पर मार्क्स मिलते हैं। फालतू बातें का टेंशन नहीं लेना, वैसे बहुत सारे टेंशन कम है क्या, उसमें ब्रेकअप हो गया तो हाँ, तो ऐसे सिचुएशन में जहां तक देखा जाए टेंशन नहीं लेने का। सेक्शन याद आया तो ठीक, नहीं याद आया तो ठीक। ओके तो अब यहां पे पॉइंट्स देखना। अब देखो आंसर्स बड़े बड़े होते हैं। ओके इतने बड़े बड़े आंसर्स अपने आप को सवालों पे खड़े करो। अगर मैं इतना नहीं लिख पाया तो क्या मेन पॉइंट्स क्या लिख सकता हूं? अरे समझ में आया ना, मेन पॉइंट्स क्या लिख सकता हो। ओके जितना ट्रेन करोगे उतना आप एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। ठीक है भाई, इतना तो नहीं लिख पाओगा, फिर मेन पॉइंट्स मैंने क्या कवर करने चाहिए, बस बार बार आंसर देखो। ठीक है आपने एग्जामिनेशन क्वेश्चंस के आंसर देख लिए, आपने आईसीआई मटेरियल के जो क्वेश्चंस है गो थ्रू कर लिए, समझ में आया क्या? और फिर आरटीपी या मॉक टेस्ट पेपर के कुछ क्वेश्चन ऐसे लो जो सॉल्व करके देखो, एटलीस्ट 2 3 4। समझ में आया कि वो सॉल्व, बस खत्म, क्वेश्चन इज ओवर। और बाद में अगर मूड हुआ, टाइम है, ऐसा लग रहा है यार जीएसटी में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, थोड़ा मूड नहीं बन रहा है, पढ़ ही लेते क्वेश्चन है तो पढ़ लेना बाकी के। इज इट क्लियर? ओके तो चलिए, तो ये हुआ रिगार्डिंग टू हमारा आरसीएम। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी के। मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन ही आपको बताने वाला हूं। ओके थोड़ा प्रेजेंटेशन का तरीका बताने वाला हूं। ओके अगर टाइम रहा तो अभी नया चैप्टर चालू करेंगे, नहीं तो हम नया चैप्टर नेक्स्ट सेशन में चालू करेंगे। ठीक है ओके चलो क्वेश्चंस देख लेते हैं। मैं कह रहा हूँ ये रिवीजन बैच में सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर रहा हूँ और कनेक्शन लगा रहा हूँ। अगर कोई स्टूडेंट ये सोच रहा होगा कि मैंने सर जीएसटी पढ़ाई नहीं है और इसमें मेरा सब कुछ खत्म हो जाए, तो नालायक। ओके ऐसा कैसे हो सकता है? ओके यहाँ पे
जस्ट अ मिनट। अरे यार, हाँ, अब ये मेरा चैप्टर 1 है, ठीक है। मैंने बहुत अच्छा बैफर्गेशन करके कि आपका टाइम से हो जाए। प्लीज़ मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसा किसी को मत बोलना कि बहुत बल्कि ये क्वेश्चन है। चाहो तो आप इजी भी कर सकते हो, चाहो तो आप डिटेल में भी पढ़ सकते हो, चाहो तो आप क्या नहीं कर सकते हो। ये क्वेश्चन यार मैजिकल क्वेश्चन है, हाँ ठीक है। तो अब आप ICAI मटेरियल के जितने भी क्वेश्चन है गो थ्रू करना है, आपके लिए होमवर्क। एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस का पैटर्न देखना है, 4 ही क्वेश्चंस है, अरे है ना। और उसके बाद में RTP और मॉक टेस्ट पेपर के क्वेश्चन कोशिश करो सॉल्व, और अदर मूड हुआ तो करो बस, ठीक है। ओके, यहाँ पे अदर में कोई इंपॉर्टेंट होगा तो मैं बता दूंगा अभी, ओके, ये डिस्कशन में आपको बता दूंगा। चलिए, अब मैं आपका क्वेश्चन जो लेना चाहूँगा यहाँ पे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये तो आप नींद में भी लिख सकते हो। ओके, साइलेंट फीचर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, प्रायोरिटी बता देता हूँ और कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करना है वही मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। साइलेंट फीचर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस प्रायोरिटी B में रखो, आ सकता है एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन। ओके, उसके बाद में यहाँ पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करके जाना, कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ GST। ये हमने देखा डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, कुछ याद आया क्या आपको? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, ओके, वैल्यू एडेड टैक्स, ट्रांसफरेबल टू रिसिपिएंट, ये सारे पॉइंट्स। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ GST, ये इंपॉर्टेंट करके रखो। उसके बाद में यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, हाँ, लिस्ट द एडवांटेजेस ऑफ GST, हाँ, एडवांटेजेस प्रायोरिटी A+ पर करना, ये पढ़ के जाना। एडवांटेजेस क्या है GST के, ये पढ़ के जाना। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे हाँ, अगर क्वेश्चन नंबर 16 पे अगर आप आते हो, नहीं तो वो ITC वाला क्वेश्चन देख लो, आपके पास पुराना होगा तो। ये क्वेश्चन केस स्टडी बिल्कुल करके जाना, इसके ऊपर सवाल आ सकता है। ओके, सिगरेट वाला मैं ये क्वेश्चन पढ़ता हूँ, ठीक है, ये ICAI स्टडी मटेरियल में, और मुझे लगता है कि इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ओके, ITC लिमिटेड इज अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग सिगरेट and supplies it to the distributor Mr. Z for rupees कितना बेटा 2 lakhs, on which okay it charge excise as well as क्या GST। सिगरेट है, सिगरेट मतलब टोबैको प्रोडक्ट है, टोबैको प्रोडक्ट पे सेंट्रल एक्साइज लगता है, अरे अल्कोहल पे स्टेट एक्साइज लगता है। ओके, उसके बाद में मिस्टर Z फर्दर सप्लाइड इट टू द रिटेलर मिस्टर R, okay, 2,20,000 charging GST. Explain whether the treatment of taxes by ITC limited and distributed to Mr. Z is correct or not, or discuss the leviability of GST otherwise as tobacco। लिखोगे कैसा, लिखने का पैटर्न कैसा? ओके, लिखने का पैटर्न ये कि पहले तो टोबैको की लीगल प्रोविजन क्या कहती है। ओके, टोबैको प्रोडक्ट पे सेंट्रल एक्साइज भी आता है और क्या आता है GST आएगा, और फिर उसके बेस पर आंसर देंगे। फिर आंसर पे इतना मत लिखना, क्योंकि आंसर क्या, क्वेश्चन क्या पूछा है उसके ऊपर आपकी आंसरिंग होनी चाहिए। मतलब क्या, क्वेश्चन ये पूछा है कि क्या ट्रीटमेंट सही है क्या, तो यस, उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे क्या लगेगा, एक्साइज और GST जो लगाया गया है, और आगे जब सेल होगा तो GST लगेगा ओनली, अरे है ना। तो देखो, ओके, यहाँ पे लिखने का तरीका, टोबैको इज सब्जेक्ट टू GST एज वेल एज सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। सर अगर मैं एज इट इज नहीं लिख पाया तो लर्न नहीं हो रहा है सर। ओके, रट्टा नहीं मारा जा रहा है, ओके, रट्टा मारो ही मत, मैं पहले ही कह रहा हूँ, रट्टा मारो ही मत यहाँ पे। ओके, इसके पीछे लगो ही मत कि भाई यहाँ रट्टा, और ये समझ में आया क्या आपको? जस्ट मिनट बेटा, हाँ, अब मैं पहले ही कह रहा हूँ, रट्टा आप मारो ही मत, ठीक है। अगर समझ लो मैं लिखता मेरा अंडरस्टैंडिंग पे, ठीक हो, तो एज पर GST लॉ, ओके, टोबैको एंड टोबैको सब्स्टिट्यूट्स आर सब्जेक्ट टू सेंट्रल एक्साइज एज वेल एज GST। खत्म, मैंने बता दिया। पॉइंट नंबर 2 क्या, पॉइंट नंबर 2 क्या, कि इन गिवन केस ओके, ITC लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर।
hence he is liable to central excise duty as well as GST, whatever value. Now goods are further sold by क्या? Z Limited. He is not a manufacturer. Only GST is payable. इतना भी सिंपल वर्ड में लिख दिया तो भी इनफ है. मैं पहले ही कह रहा हूं, डोंट स्टक विथ कि मुझे वैसे का वैसा लिखना है, सिर्फ पॉइंट्स कवर करना है. इज इट क्लियर? ओके, चलिए उसके बाद में नेक्स्ट यहां पे ये क्वेश्चन नहीं, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन, हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन जीएसटी काउंसिल. आ सकता है एग्जाम में, आईसीआई आरटीपी में कवर है, अभी तक नहीं पूछा है. ओके, जीएसटी काउंसिल का स्ट्रक्चर कैसा होगा? 279A याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात. जीएसटी काउंसिल बनाया गया अंडर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. उसके बाद में उसमें चेयरपर्सन क्या होगा? हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, बाकी मेंबर जो होंगे स्टेट रेवेन्यू मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर हो गए. ओके, और जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन क्या है? शॉर्ट में बहुत शॉर्ट में, टैक्सेस कौन से सब्सिट्यूट करना चाहिए, एग्जम्पशन करना चाहिए, जीएसटी के रेट क्या होने चाहिए, कुछ याद है ना? अब ये देखो आपको शॉर्ट में कैसे आ जाएगा, तो ये आप अगर चार्ट बुक बाजू में रखोगे तो फटाफट समझ जाएगा जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन क्या है. इज इट क्लियर? ओके, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे. उसके बाद में यहाँ हाँ, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 24 दोनों डिस्कस कर लेता हूं. ये दोनों स्टार करके रखना, लास्ट के दो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस. ओके, मिस्टर अजय वाला अगर आपको दिखता है तो मिस्टर अजय वाला. मिस्टर अजय, अ रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ गुड्स, पे जीएसटी अंडर रेगुलर स्कीम एंड प्रोवाइड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट. ओके, फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट 20XX दिया है. चलो इंफॉर्मेशन क्या दी है? इंफॉर्मेशन ये दोनों सॉल्व करके देखना आज घर पे, मैं सिर्फ डिस्कस करूंगा, आप क्या करोगे? सॉल्व करके. आप आज कुछ भी हो जाए, टाइम निकालो, 20 मिनट लगेगी मुश्किल से, ठीक है? तो इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स 10 लाख, इंट्रास्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स 2 लाख, और इंट्रास्टेट परचेस ऑफ गुड्स टैक्स. अब क्या प्रॉब्लम पढ़ते पढ़ते ही आपने लिख लेना कि ये आउटवर्ड है, ये आउटवर्ड है, ये भी आउटवर्ड है, और ये परचेस यानी क्या? इनवर्ड है, ये इनवर्ड है. वहीं लिख लेना फटाफट. उसके बाद में ही हैज द फॉलोइंग इनपुट टैक्स रेट एट द बिगिनिंग ऑफ द अगस्त, यानी ओपनिंग है, यहां पे ओपनिंग भी दिया है आईटीसी जी, जो भी दिया होगा ओपनिंग. रेट ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी 9/9/18 रिस्पेक्टिवली. बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस. अब मैं आपको बता दूं कि जो वैल्यू दी है वो एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस दी है. तो कभी सर अगर एग्जाम में ऐसा ना दिया हो तो एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, तो आपने एक अपनी तरफ से नोट डाल देना कि वॉट एवर वैल्यू वी हैव कंसीडर इज एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस. इज इट क्लियर? अगर सर ये वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस होती, तो ये वैल्यू अगर इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस होती तो मैं बैकवर्ड कैलकुलेशन करता. बैकवर्ड कैसे करता? कि भाई जो भी अमाउंट दिए इंटू 18 डिवाइडेड बाय 118 और टैक्स निकालता, हाँ या ना? पर ये उन्होंने बोल दिया एक्सक्लूसिव, तो उनको थैंक यू कहो, यानी हमारे कैलकुलेशन बच गए. ओके, उसके बाद में यहाँ पे ऑल द कंडीशन नेसेसरी फॉर अवेलिंग द आईटीसी हैज बीन फुलफिल. मतलब इससे वो क्या समझाना चाहते हैं? इससे कहना चाहते हैं कि जो आईटीसी कंडीशन थी ना, सेक्शन 16, 17, 18, 18 तक है आपको, ठीक है? कुछ याद आ रहा है? ओके, सेक्शन 16 में कंडीशंस. ओके, पहले तो बिजनेस के लिए यूज होना चाहिए, याद है ना? फिर कंडीशंस ये है कि भाई इनवॉइस रिसीव हो जाने चाहिए, गुड्स और सर्विसेज रिसीव हो जानी चाहिए. ओके, सामने वाले ने जीएसटीआर 1 में अपडेट कर देना चाहिए, आपके जीएसटीआर 2B में अपडेट हो जाना चाहिए. ये समझाया नहीं समझा? ओके, तो ये कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशंस सप्लायर ने पेमेंट कर देना चाहिए, रिटर्न फाइल हो जाना चाहिए. तो ये सारी कंडीशंस आपने फुलफिल कर दिए. मतलब आपको कंडीशन पे ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ कैलकुलेशन पे ध्यान देना है, उनका ये मैसेज है. ओके, कंप्यूट द नेट जीएसटी पेबल फॉर मिस्टर अजय. अब देखो ध्यान रखना, ओके यहाँ पे हम क्या करेंगे? एक थोड़ी रफ बुक है आपके पास, अगर रफ बुक नहीं होगी तो साइड में लिख दो अगर जगह होगी तो. ओके, मैं प्रेजेंटेशन पहले प्रैक्टिस कैसे करना मैं क्या करूंगा, ये देखने के बाद आपके दिमाग में दो चीजें आ सकती है. ओके, कैसी दो चीजें आ सकती है? देखो यहाँ पे सुनो, मेरा बनाया हुआ फॉर्मेट जो है, यहाँ पे कोशिश करो कि यहाँ मेरा बनाया हुआ फॉर्मेट. अब मेरा बनाया हुआ फॉर्मेट में क्या होगा, आपके दिमाग में क्या आएगा कि भाई नेट जीएसटी लायबिलिटी निकालनी है. नेट जीएसटी लायबिलिटी निकालनी है मतलब सर ने बताया था कि भाई पर्टिकुलर्स, सॉरी क्या लिखना,
पर्टिकुलर्स पहले टाइटल लिखना, नेट जीएसटी लाइबिलिटी ऑफ क्या, अजय, फिर पर्टिकुलर्स आएगा, फिर पहले क्या आएगा, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। पहले रफ में ट्राई करो, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी आएगा। फिर मैं क्या लिखूंगा, आउटवर्ड सप्लाई, अरे है ना, आउटवर्ड सप्लाई सबके लिख दूंगा। आउटवर्ड सप्लाई तो ईजी है, उन्होंने यहाँ पे वैल्यू दिया है। अब आउटवर्ड सप्लाई ओके, हो सकता है प्रॉब्लम में डायरेक्ट जीएसटी दिया हो या प्रॉब्लम में वैल्यू दिया हो, ध्यान से सुनना। अब आपसे होने वाली मिस्टेक जो मैंने रियली देखी है, लोग आउटवर्ड सप्लाई में वैल्यू लिख देते हैं, वैल्यू नहीं लिखना है भाई, ओके जीएसटी लिखना है। अच्छा बताओ, इंटरस्टेट सप्लाई वैल्यू कितनी दी है बताओ, हाँ 10 लाख, क्योंकि पहले मैंने आईजीएसटी लिखा है, पहले आईजीएसटी ही लिखना, अरे है ना। तो अब 10 लाख इंटू रेट क्या है 18 मतलब कितना, 1,80,000, तो आप यहाँ 1,80,000 लिख सकते हो और ब्रैकेट में लिख देना 10 लाख इंटू 18%, अरे है ना, 10 लाख इंटू 18%। डायरेक्ट जीएसटी दिया हो तो जीएसटी ले लेना, ओके। और इंट्रास्टेट सप्लाई कितना है, 2 लाख, 2 लाख इंटू 9 ओके, 9 यानी कितना, 18,000, ओके। तो ये 18,000 एंड 18,000, नीचे कैलकुलेशन लिख लेना, ओके। ये कैलकुलेशन लिखने से और क्लैरिटी आ जाती है, मार्क्स अच्छे होते हैं, अरे है ना, ओके। लेस क्या करोगे आप, आईटीसी। अब मैंने फॉर्मेट में क्या बताया, सुनो, मैंने फॉर्मेट में क्या बताया, आईटीसी लिखते वक्त पहले आईजीएसटी लिखोगे, इनर कॉलम में उसका अमाउंट लिखोगे। अब मेरे लिए प्रॉब्लम क्या है, ओके, मेरे लिए प्रॉब्लम है कि ओपनिंग बैलेंस भी है, फिर ओपनिंग बैलेंस में क्या करूंगा, कैलकुलेटर प्लस, कैलकुलेटर पे करूंगा, अरे है ना। ओपनिंग प्लस जो परचेस किया, परचेस कितने का किया है, हाँ 5 लाख का। इंट्रा है या इंटरस्टेट है, इंट्रा है, ओके। अगर आप ये देख रहे हो तो परचेस जो है मैंने यहां पे 5 लाख का किया है, ओके। परचेस इंट्रा परचेस किया है, मतलब मेरे पास आईजीएसटी का परचेस का तो आईटीसी नहीं है, पर ओपनिंग है। पर आप कैलकुलेटर पर करोगे तो गलत है, मार्क्स गए आपके, ओके। आप क्या करोगे, कैलकुलेटर ओपनिंग डाल दिया प्लस परचेस का नहीं। अब इसके लिए आपको, क्योंकि आप इमेजिन करो, इमेजिनेशन ओके आपकी सुपर पावर है कि मुझे वहां आईटीसी की टोटल लगेगी, इसका मतलब मुझे एक आईटीसी का टेबल बनाना जरूरी है, अरे है ना। तो देखो आंसर में मैंने कंप्यूटेशन ऑफ पहले टोटल आईटीसी बनाया, क्यों, क्योंकि ये टोटल आईटीसी मुझे बाद में लगने वाला है, अरे आया ना, ओके। ऐसी प्रैक्टिस आप कॉस्टिंग में करो, कॉस्टिंग रीड करोगे तो गए आप, ओके भाई मुझे ये करना है, इसके लिए फिर ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा और वहां से आना पड़ेगा, अरे है ना। तो मुझे आगे टेबल में आईजीएसटी टोटल लिखना है, मुझे सीजीएसटी टोटल लिखना है, एसजीएसटी टोटल लिखना है। इसके लिए फिर मैं ओके एक टेबल बना के दे दूं, क्या कि व्हाट इज माय टोटल आईटीसी। तो ये पहला वाला टेबल नेट आईटीसी का नहीं है, पहला वाला टेबल टोटल आईटीसी का है, अरे समझे या नहीं समझे, ओके। तो यहां पे ओपन, अब देखो इजी हो गया, ओके। हमने भाई जो भी एग्जामिनर है उसको स्टूडेंट समझना और आप टीचर फील करना, उसको ऐसा समझाना, शॉर्टकट नहीं मारना, उसको ऐसा समझाना लिमिटेड टाइम में कि उसको भी लगे मजा आ गया, आज ना क्लास ये टीचर के पास जाना है, हाँ। तो जहां तक है समझ में आया क्या, तो यहां पे ओपनिंग आईटीसी दे दिया आपने, डन, ओके। प्लस आपने इंट्रा परचेस किया तो इंट्रा दे दिया, ओके। टोटल मिल गया, जस्ट मुझे ये चाहिए था मेरे फॉर्मेट के लिए। सर अगर ये बेसिक फॉर्मेट ही याद नहीं आया तो चुल्लू पर पानी लेके डूब मरना, अब मैं क्या कर सकता हूं उसके, फिर ये समझ में आया, सॉल्व करके देखना, एटलीस्ट दोनों में से एक तो भी सॉल्व करो, फॉर्मेट पे प्रैक्टिस हो जाएगी, ओके। चलिए तो ये मैंने दे दिया यहाँ पे और नोट डाल दिया कि आईजीएसटी का क्रेडिट कैसे यूज करेंगे। आईजीएसटी मेरे पास 25 लाख है, हाँ। एक लिखने का तरीका ऐसा भी है, मैंने ब्रैकेट में वैल्यू लिखवाया, आप वैल्यू के लिए एक टेबल बना सकते हो सेपरेटली, टैक्सेबल वैल्यू, और ये भी अच्छा प्रेजेंटेशन है, अरे है ना, कि टैक्सेबल वैल्यू और बाद में आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, तो वैल्यू भी कवर होगी हमारी, इज इट क्लियर, ओके। और उसमें अब आईजीएसटी का क्रेडिट पहले किसके में है, आईजीएसटी में, बैलेंस होगा तो यूज करेंगे, पर बैलेंस ही नहीं क्योंकि हमें देना है। फिर सीजीएसटी का क्रेडिट पहले सीजीएसटी में, बाद में आईजीएसटी में, एसजीएसटी का क्रेडिट पहले एसजीएसटी में, बाद में आईजीएसटी में, बात खत्म, क्लियर। और ये आपने क्या किया वो नोट दे दो कि आईजीएसटी का क्रेडिट हमने पहले आईजीएसटी में यूटिलाइज किया, सीजीएसटी का क्रेडिट सीजीएसटी बाद में आईजीएसटी में, नोट दे दिया, दैट्स ऑल। चलो दूसरा प्रॉब्लम देख लेते हैं, ओके। दोनों में से एटलीस्ट एक प्रॉब्लम, दूसरा भी लगभग ऐसा ही है, दोनों आपको इंट्रास्टेट परचेस सेल दिया है, इंट्रास्टेट परचेस दिया और ओपनिंग बैलेंसेस दिए, ओके, और सारे रेट्स दिए। चलो ये तो आपने सॉल्व कर लेना, देखो एक मैंने समझाया, एक आप सॉल्व करोगे, डन,
ओके ये एग्जाम में पूछा गया था बॉस, और नवंबर 21 में पूछा गया। ऐसे क्वेश्चन आए तो मार्क्स मत छोड़ना, पूरे मार्क्स लेके रहना। समझ में आया कि नहीं? ओके चलो, तो ये हमारा पहला चैप्टर हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए, इतने भी क्वेश्चंस कर लिए तो मोर देन इनफ। चलो चैप्टर 2 लेते हैं। कॉन्फिडेंस आया? हाँ, चैप्टर 2 में मैं डायरेक्ट मैं 13 पे जाऊंगा। कैसे करना है समझ में आया? आईसीआई मटेरियल का गो थ्रू, आरटीपी सिलेक्टेड क्वेश्चन पूरा लिखकर एग्जामिनेशन एनालिसिस, है ना, कि मैंने किस, क्योंकि मैंने क्वेश्चन आंसर्स वैसे के वैसे लिए विथ ऑल अमेंडमेंट्स, अमेंड करके, कहीं अमेंडमेंट्स हुई होगी तो, अरे है ना, पर मैंने जो यहाँ लिया कोई मेरे मन से नहीं है, मैंने सजेस्टेड के आंसर ही उठाए। तो इंस्टीट्यूट किस तरीके से चाहती है जरूर देखना। डन? यस। चलिए अब यहां पे मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे आऊंगा। मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 13 ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, टेम्पल वाला, टेम्पल वाला, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके इसमें देख लेना क्या होगा। ओके नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेना। टेम्पल वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। ये टेम्पल वाला क्वेश्चन क्या? डोनेशन। ओके नेम प्लेट के लिए। ओके मैं बहुत राह देख रहा हूं इस क्वेश्चन की। ओके अगर आ जाए तो मार्क्स मत छोड़ना। ओके क्या होगा? ओके लॉ ये कहता है कि सेक्शन 71A ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, डिस्पोजल मेड और अग्रीड टू बी मेड फॉर कंसिडर। आपका सप्लाई फॉर कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस होगा तो ही जीएसटी आएगा। मतलब क्या होगा कि सप्लाई फॉर कंसिडरेशन, मतलब अगर मैं सप्लाई कर रहा हूं तो उसके अगेंस्ट में कंसिडरेशन मिलना, ये रिलेशनशिप होनी चाहिए। अरे है ना। लेकिन अगर आपने यहां पे ओके डोनेशन दिया पर कंसिडरेशन नहीं है, जस्ट एक्ट ऑफ फिलॉन्थ्रॉफी है। क्या कहा मैंने? एक्ट ऑफ फिलॉन्थ्रॉफी है। ओके एक्सप्रेशन ऑफ एटीट्यूड है, तो वो सिचुएशन में यहां पे वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। एडवर्टाइजमेंट का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो सप्लाई नहीं माना। अब देखो मैंने लिखने का तरीका, ये क्वेश्चन हो सके तो आरटीपी में पूछा है, ओके आने के चांसेस है, लिख कर देख लेना, लिख कर देख लेना। ओके किस तरह से पॉइंट्स कवर किए। ओके अब देखो मैंने जब पॉइंट्स कवर किए तो मैंने ओके ये जरूर लिखना, एज पर सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन। ओके क्लैरिफिकेशन नंबर देने की जरूरत नहीं है। ओके आपके मेन पॉइंट कि भाई वो एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड है, एक्ट ऑफ फिलॉन्थ्रॉफी है, उसके बाद में वो एडवर्टाइजमेंट नहीं है, इसलिए हम कंक्लूड करते हैं कि भाई जो डोनेशन दिया उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। इज इट क्लियर? इसको और शॉर्ट कर सकते हो तो मैंने शॉर्ट करके लिया ही है। किस में? हमारे चार्ट बुक में। डिपेंड ऑन टाइम, टाइम देख लेना, थोड़ा शॉर्ट में लिखना है तो शॉर्ट में। इज इट क्लियर? सब कुछ करते आता है, कला होनी चाहिए आपके पास। जो इसमें अटक गया कि नहीं ऐसा का ऐसा ही वैसा ही लिखूंगा, वो अटक गया। जिसने अपने आप को फ्री रखा कि ठीक है इसको शॉर्ट में कैसा करूं, बस पॉइंट कवर कर लूं, मैं बोलता हूं वो फ्री हो गया कि वो एग्जाम से भी फ्री हो गया, मतलब पास हो गया। समझ में आया? इसलिए अपने आप को बांधो मत पढ़ाई करते वक्त। हां पर कोशिश करो कि क्लोज टू आंसर। समझ में आया? ठीक है। तो अब देखो इतना बड़ा मैंने दिया क्लैरिफिकेशन, इसको मैंने चार्ट बुक में शॉर्ट भी करके दिया है। मतलब चीजें शॉर्ट हो सकती है अगर आपकी उसके ऊपर होल्ड है। अरे है ना। ओके तो चलिए यहां पे ये क्वेश्चन नंबर 13 जो एग्जाम में आ सकता है, ओके वो आप अच्छे से करके जाना। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में सिचुएशन बी, और सिचुएशन बी पे इस बार क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है। रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन प्रोवाइड द सर्विस ऑफ डिपॉजिटिंग द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ अ रेसिडेंट इन ल्यू ऑफ सम नॉमिनल चार्जेस। अभी हमने सेक्शन 71A अमेंडमेंट, सेक्शन 71A, एनी पर्सन अपने मेंबर को या कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सर्विस देता है। कुछ याद आया क्या? ओके इसलिए मैं ले रहा हूं इंपॉर्टेंट क्योंकि अमेंडमेंट पर है।
फिर वो क्लब हो, सोसाइटी हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन हो, जॉइंट वेंचर हो, अगर ओके पर्सन अदर देन इंडिविजुअल अपने मेंबर को सर्विस देता है या वाइस वर्सा है फॉर कैश, डेफर्ड पेमेंट और वैल्यूएबल कंसिडरेशन, तो उसे सप्लाई माना जाएगा, उसको डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा। क्या वो अपने मेंबर को सर्विस दे रहा है? हाँ, और वो अपने मेंबर को सर्विस किस फॉर सम नॉमिनल चार्जेस। तो इसमें कोड क्या, ये अगर बॉस तुमने 71AA कोड कर दिया ना, 71AA कोड कर दिया ना, मतलब सबसे पहले अब देखो लिखने का तरीका मैंने पहले लिखा कि बिजनेस इंक्लूड्स एनी क्लब, सोसाइटी और एसोसिएशन प्रोवाइड सर्विस टू देयर मेंबर फॉर सब्सक्रिप्शन, मतलब मैंने पहले यह बता दिया कि वो बिजनेस भी है। दूसरा 71AA कोड भी कर दिया कि एज पर 71AA छोटा AA, अरे है ना, ओके 71AA ओके वो सप्लाई माना गया है फॉर, वो कोशिश करना कि वैसे वर्डिंग्स आए यहां पे, क्योंकि ये अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट में कोशिश करना कि वैसे वर्डिंग्स आए, अरे आया ना, ओके। और फिर अपना कंक्लूजन दे देना कि भाई जो सर्विसेज दी है वो सप्लाई माना जा रहा है और उसके ऊपर जीएसटी लगाया जाएगा नॉमिनल चार्जेस पे। क्लियर? इसके ऊपर सवाल आ सकता है, तो ये मैंने कवर कर लिया, ये अच्छे से पढ़ के जाना। उसके बाद में 21 पे आ जाओ। हाँ 21 पे आ जाओ। ये ICAI स्टडी मटेरियल का है पर अच्छा एग्जाम्पल है। Raghuveer transfer 1000 shirt from his factory located in Lucknow to his retail showroom in Delhi so that same can be sold from there. अपने फैक्ट्री से अपने ही रिटेल शोरूम में ट्रांसफर किया, पर उसकी फैक्ट्री जो थी कहाँ पे थी? लखनऊ में थी। लखनऊ कहाँ पे आता है? MP यूपी, हाँ यूपी में आता है ना, हाँ। और दूसरा उसके बाद में यहाँ पे दिल्ली में भेजा, यूपी से कहाँ? दिल्ली में भेजा रिटेल में। द फैक्ट्री एंड रिटेल शोरूम ऑफ रघुवीर फैब्रिक्स आर रजिस्टर्ड इन अ स्टेट वेयर दे आर क्या लोकेटेड, मतलब दोनों का सेपरेट रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। उसके बाद में अल्दो नो कंसिडरेशन इज चार्ज अप्लाई द गुड्स फ्रॉम फैक्ट्री टू रिटेल शोरूम कॉन्स्टिट्यूट सप्लाई जस्टिफाई, क्या ये सप्लाई माना जाएगा? क्वेश्चन पहले मुझे बताओ, क्वेश्चन रीड करते आना चाहिए, क्या ये डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन का पर पूछा गया या सप्लाई पे पूछा गया? क्या ये पूछा गया कि ये डीडीपी है? ओके ये बताओ, क्या ये पूछा गया कि ये डीडीपी है या क्या सप्लाई पूछा गया है? ओके तो सर आ गया है, 2 मिनट है। ओके तो यहां पे ये जहां तक देखा जाए ये सप्लाई पे पूछा है, पर सप्लाई मतलब क्या क्लिक होना चाहिए आपको? शेड्यूल 1। आपका आंसर कहां लोकेट होना चाहिए? जिसने 25/4 पे आंसर क्लोज किया मार्क्स नहीं आएंगे, क्लोज आपका शेड्यूल 1 पैरा 2 पे होना चाहिए। ये समझ में आया ना? शेड्यूल 1 पैरा 2 पे होना। हाँ रेफरेंस आप स्टार्ट कर सकते हो, स्टार्ट ऐसे कर सकते हो कि 25/4 में, कम ऑन, क्या 20/4 में यहां पे अगर मोर देन ओके इफ पर्सन ऑब्टेन्ड और रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन मोर देन one registration in a same state or more than one state, then each registration shall be treated as separate distinct person। समझ में आया? ये आप स्टार्ट जरूर करो इससे, लेकिन आपका एंडिंग किस पे होना चाहिए? शेड्यूल 2। also as per schedule 1 para 2 any supply of goods or service to related person और क्या deemed distinct person in the course of business, come on, क्या इन द कोर्स ऑफ बिजनेस ये वर्ड आना चाहिए, तो वो सप्लाई माना जाएगा। ओके और सो कंक्लूजन इन गिवन केस जो आप ट्रांसफर कर रहे हो स्टॉक ट्रांसफर इवन तो विदाउट कंसिडरेशन वो सप्लाई माना जाएगा। तो ख्याल रहे, ओके सेक्शन 71C का रेफरेंस, उसके बाद में 25 का रेफरेंस, ओके उसके बाद में आपका शेड्यूल 1 का रेफरेंस, शेड्यूल 1 पैरा 2, ये 3 रेफरेंस। अब जो एग्जामिनर है वो सबके पूरे आंसर नहीं पढ़ता है, लेकिन जो आपने रेफरेंस दिया सेक्शन 25(4) उस पर अंडरलाइन कर दिया, उसको वो दिख गया, मार्क्स मिल गए। उसको बस इतना ही चाहिए कि भाई बंदे ने 25(4) लिखा मतलब आगे की पढ़ने की जरूरत नहीं है। उस बंदे ने शेड्यूल 1 पैरा 2 पे अंडरलाइन कर दिया मतलब आगे की पढ़ने की जरूरत नहीं। जब इसको शेड्यूल 1 याद आ रहा है, पैरा 2 याद आ रहा है, तो आगे क्यों पढ़ना? अरे है ना, तो मार्क्स लेते आने चाहिए, मिलते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद में यहां पे ये तो हमने देखा क्या 21, फिर 23 पे आ जाओ। हाँ 23 गगन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड। अब ये जो क्वेश्चन है 23, हाँ गगन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, ये रीड कर रहा हूं। रजिस्टर्ड इन हरियाणा, एंगेज इन प्रोवाइडिंग मेंटेनेंस एंड रिपेयर सर्विस बाय हेवी स्टील मशीनरी, सर्विस में एंगेज है, पहला पॉइंट।
फॉर कैरिंग आउट द, चलो बाजू में रफ में लिखते जाओ, किस में? सर्विस में। मतलब जब भी क्वेश्चन रीड करते हो तो कैसा रीड करना, किस में एंगेज है? सर्विस में। सेकंड, फॉर कैरिंग आउट द रिपेयर वर्क गगन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड सेंड द कंटेनर ट्रक equipped with like repairs equipment, consumable tools, parts from हरियाणा वर्कशॉप टू इट्स ओन रिपेयरिंग सेंटर। ओके, एक मिनट, अपने ट्रक रिपेयरिंग के लिए भेजा, ओन रिपेयरिंग सेंटर कहां पे भेजा? लोकेटेड इन अदर स्टेट अक्रॉस इंडिया वेयर क्लाइंट्स मशीनरी आर बीइंग ब्रॉट एंड बीइंग repaired. Discuss the leviability of GST in case of interstate movement of truck. एक मिनट, गुड्स की लेविबिलिटी मांग रहा है या ट्रक की लेविबिलिटी? ट्रक की लेवी। हमने क्या पढ़ा था? एक क्लैरिफिकेशन पढ़ा था। ओके, मैं इस पे भी क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूं। क्या पढ़ा था हमने? क्लैरिफिकेशन, कि अगर कन्वेंस, एक वर्ड यूज करना, क्या? कन्वेंस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, फ्रॉम बिटवीन डीडीपी, क्या बिटवीन डीडीपी जाता है तो कन्वेंस पे जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन क्यों ना वो रिपेयर के लिए जाए, क्यों ना वो रिपेयर के लिए जाए, बट वहां जो रिपेयरिंग होगा उस पे ये दो लाइन चाहिए, कन्वेंस पे नहीं आएगा। ये फिर देखो, फिर क्या रंगाना है, मुझे दो लाइन तो मेन आनी चाहिए कि कन्वेंस पे जीएसटी नहीं आएगा पर रिपेयर चार्जेस पे जीएसटी आएगा। डन? ओके, फिर वो आप फिर देखो आंसर को कैसे रंगाना चाहिए। ओके, मेन तो पार्ट आ गया। 25(4) में कहा गया है, इसको शॉर्ट भी कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन टाइम। मैं 25(4) से स्टार्ट कर रहा हूं कि भाई डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन में कोई भी गुड सप्लाई होता है, सॉरी, अगर आपके सेपरेट रजिस्ट्रेशन है तो क्या माना जाता है? डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। पैरा 2 और शेड्यूल 1 में कहा जाता है कि कोई भी गुड सप्लाई होगा डीडीपी में तो उसके ऊपर सप्लाई माना जाएगा और जीएसटी आएगा। लेकिन सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन कहता है कि अगर कन्वेंस जाता है तो कन्वेंस पे जीएसटी नहीं आएगा, लेकिन रिपेयरिंग चार्जेस पे जीएसटी आएगा। और फिर आपका कंक्लूजन। डन? ओके, तो ये हमने देखा। यहां पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, करके जाना, पॉइंट्स लिख के जाना। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाओ। आरटीपी का क्वेश्चन है। ओके, बहुत जोर से राह दिख रहा है एग्जाम में आने की, अभी तक आया नहीं है। ओके, सो नाउ यहां पे मेसर्स एम लिमिटेड बीइंग अ गारमेंट मैन्युफैक्चरर अपॉइंट मिस्टर राम एज एन एजेंट। राम को क्या अपॉइंट किया? एजेंट। हु स्टोर द गारमेंट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय एम लिमिटेड एंड सेंड टू डीलर व्हेनेवर एम लिमिटेड आस्क्ड मिस्टर राम टू डू सो। मिस्टर राम इशू हिज ओन इनवॉइस। ये अंडरलाइन करो, ये तुम्हारा आंसर बदल देगा। कुछ याद आया? प्रिंसिपल एजेंट। ओके, इशू ओन इनवॉइस। इज इट अ सप्लाई? जस्टिफाई। पर अब कैसे? प्रेजेंटेशन। पहला मैं लिखूंगा शेड्यूल 1 पैरा 3। उसमें भी शेड्यूल 1 कहां से आता है? 7(1)(c) से आता है। अरे है ना, याद आ रहा है चार्ट? 7(1)(a), 7(1)(b), 7(1)(c). सी में शेड्यूल 1 आता है, कुछ याद आया? तो वो सी से आता है। ओके, तो मैंने 7(1)(c) में कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन जिसमें सप्लाई नहीं भी होगा, सॉरी कंसिडरेशन नहीं भी होगा तो भी सप्लाई माना जाता है। फिर मैंने शेड्यूल 1 पैरा 3 का रेफरेंस। आपको सच में कहो ना, आपने अगर ये रेफरेंस याद आए और लिख लिए तो मैं सच में कहता हूं, ओके, मुझे पता है उनकी साइकोलॉजी, वो आंसर पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं। आपने लैंग्वेज क्या लिखी वो भी नहीं, आपने कोट कर दी। और मेरे चार्ट आपको हेल्प करेंगे अगर आपने मेरे क्लास के टाइम भी बनाए होंगे या बाद में बनाए होंगे। ओके, तो यहां पे 7(1)(c) लिख दिया। ओके, क्या लिखना है? प्रिंसिपल ने एजेंट को सप्लाई किया। अब देखो कुछ वर्डिंग्स पे आपकी ग्रिप चाहिए। ओके, बाकी ठीक है, आपने जो भी वर्डिंग्स लिखे, जो भी लैंग्वेज, पर एटलीस्ट ये पैरा 3 के वर्डिंग्स तो थोड़े बहुत क्लियर आने चाहिए। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू एजेंट हु फर्दर अंडरटेक द सप्लाई ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। कुछ तो वर्डिंग्स पढ़ने जैसे आने चाहिए। अरे है ना, तो वो सप्लाई, उस पर सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन क्या कहा कि ये शेड्यूल पैरा 3 वहीं लगेगा अगर एजेंट खुद का इनवॉइस बनाएगा। समझा ना? अगर एजेंट खुद का इनवॉइस नहीं बनाएगा तो थोड़ा इस पे प्रैक्टिस करना। पूरा आंसर मत लिख के देखना। अगर आपको लिख के देखना है तो लिख के देखने की प्रैक्टिस भी है। पूरा आंसर स्टार्ट से एंड तक नहीं रखना। इसमें से कौन से वर्डिंग्स पे मैंने एम्फसाइज करना है, जैसे आपको ये 2 पैरा पे एम्फसाइज करना है, ये वर्डिंग सिर्फ लिख के देख लो। समझ में आया ना? ये 4 लाइन लिख के देख लो, वर्डिंग्स पे ग्रिप ले लो, बाकी आप रंगा सकते हो। जो पेपर चेक करने वाला है वो ये बस 4 लाइन देख लेगा, मार्क्स दे देगा। उसको दिख गया जो देखना था। इज इट क्लियर? और ये आपने प्रॉपरली लिखी हुई है। सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन क्या है, ये क्या है, इज इट क्लियर? फिर आपका कंक्लूजन दे दो, यस, कि इन गिवन केस राम जो है खुद का इनवॉइस बना रहा है, इसलिए सप्लाई बाय प्रिंसिपल टू एजेंट ये सप्लाई कहा जाएगा और जीएसटी में आएगा। इज इट क्लियर? ओके, तो
हर ये दिमाग से निकालो कि आपको हर चीज लिख के देखना है। आपको यहाँ पे ओके थ्योरी सब्जेक्ट में ये देखना है कि कौन से वर्डिंग्स थोड़े हार्ड है, टफ है, कौन सी लाइन टफ है, बस उतना लिख के देख लो। डन? ओके चलिए, उसके बाद में नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे 30 नंबर पे आ जाओ। हाँ, ये आरटीपी में भी है, ये आईसीआई मटेरियल में भी है, अभी तक एग्जाम में नहीं आया है। ओके, बहुत जोर से राह देख रहा है वो एग्जाम में आने की। ठीक है, पहला एग्जामिन वेदर ओके एक्टिविटी ऑफ इंपोर्ट सर्विस इन फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस वुड अमाउंट्स टू क्या? सप्लाई। इंपोर्ट पे क्वेश्चन आ सकता है। इंपोर्ट सर्विस सेक्शन 71B किसी से भी लो, अगर फॉर कंसिडरेशन होगी और वेदर और नॉट फॉर बिजनेस होगा तो वो सप्लाई बोला जाएगा। पर ख्याल रखना, इंपोर्ट सर्विस में पूछा क्या है, दो तरह से पूछ सकते हैं। वो इतना ही पूछ सकते हैं कि सप्लाई है या नहीं बताओ, और दूसरा ये पूछ सकते हैं जीएसटी आएगा या नहीं आएगा। तो कभी कभी क्या है कि इंडिविजुअल ने सर्विस इंपोर्ट की फॉर कंसिडरेशन, सप्लाई तो है पर एग्जम्प्ट है। अरे है ना, तो पूछा क्या ये देखना, सप्लाई पूछा है तो ये सप्लाई है। ठीक है, तो जहां तक है पूछा है वेदर इट अमाउंट्स टू सप्लाई, ये नहीं पूछा कि जीएसटी आएगा या नहीं आएगा। इज इट क्लियर? ओके, पहला मिस ओके श्रीनिधि कौशिक रिसीव्ड अ वास्तु कंसल्टेंसी सर्विस फॉर हर रेसिडेंस। किसके लिए लिया? रेसिडेंस के लिए, लोकेटेड इन बांद्रा मुंबई फ्रॉम मिस्टर ओके राइचिल ऑफ सिडनी ऑस्ट्रेलिया। द अमाउंट पेड फॉर सर्विस, अमाउंट पेड मतलब कंसिडरेशन है, मतलब 71B है। अरे है ना, फिर वो किसी से भी लो 71B है। और 71B क्या कहता है कि अगर सर्विस इंपोर्ट की फॉर कंसिडरेशन वेदर और नॉट फॉर बिजनेस। अब मैं सच में कहूं तो इस पे जीएसटी नहीं आएगा क्योंकि एग्जाम्प्ट है, वो पर्सनल इंडिविजुअल ले रहा है, लेकिन इट्स अ सप्लाई। उन्होंने सिर्फ क्या पूछा? सप्लाई है या नहीं। यस, इट्स अ सप्लाई। इज इट क्लियर? ओके, तो सेकंड, मिस श्रीनिधि कौशिक रिसीव्ड अ वास्तु कंसल्टेंसी सर्विस फॉर हर रेसिडेंस लोकेटेड एट बांद्रा मुंबई फॉर हर सन। Okay, Mr. Varun residing in Sydney, Australia. Further, Mr. Sriniti did not pay any consideration for the said service. Consideration नहीं लिया, कंसिडरेशन नहीं दिया, 71B अप्लाई नहीं होगा। लेकिन इंपोर्ट सर्विस शेड्यूल 1 पैरा 4 में भी है। अब देखो, जहां कंसिडरेशन नहीं है वहां सर्विस अगर इंपोर्ट होती है तो सप्लाई तभी बोला जाएगा अगर वो रिलेटेड से लिया हो या उन एस्टेब्लिशमेंट से लिया हो फॉर बिजनेस। अब ये बंदे ने रिलेटेड से नहीं लिया है, अरे है ना, या ओन एस्टेब्लिशमेंट से नहीं लिया है, उसने फ्री लिया है। फ्री इंपोर्ट सर्विस पे जीएसटी नहीं आता है जब तक वो रिलेटेड से ना लिया हो। या सॉरी, रिलेटेड है क्या? नहीं 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 है, सॉरी। ओके, रेसिडेंस फ्रॉम हर सन मिस्टर वरुण है। हाँ, मतलब क्या है बेटा? रिलेटेड है। ओके, फ्रॉम मिस्टर वरुण सन है, रिलेटेड से। अब रुक जाओ, रिलेटेड की डेफिनेशन में फैमिली आती है, मतलब आपको फैमिली का भी रेफरेंस लेना पड़ेगा। फैमिली इंक्लूड्स, अगर यहां पे स्पाउस और सन होगा, डिपेंडेंट हो या ना हो, वो रिलेटेड माना जाएगा, तो ये सप्लाई है। और दूसरा ओके, ब्रदर सिस्टर पेरेंट्स हो गए तो डिपेंडेंट हो गए तो ये ब्रदर सिस्टर पेरेंट है या सन है? सन है, तो वो रिलेटेड ही माना जाएगा, फिर डिपेंडेंट हो या ना। ठीक है, तो ये अब ये सप्लाई 71B से या पैरा 4 से? पैरा 4 ऑफ शेड्यूल 1 से ये सप्लाई बोला जाएगा। थर्ड, मिस्टर श्रीनिधि कौशिक रिसीव्ड अ वास्तु कंसल्टेंसी सर्विस फॉर हर बिजनेस प्रीमाइसेस लोकेटेड इन बांद्रा मुंबई फॉर हर सन। ओके, मिस्टर वरुण रिसाइडिंग इन सिडनी। फर्दर, मिस श्रीनिधि डिड नॉट पे, सेम है क्या? हाँ, अच्छा, ओहो, मैंने उल्टा सीधा कर दिया। ये फॉर हर क्या? रेसिडेंट है, सॉरी। ये फॉर देखो, गलती करना भी मैं सिखाती है। और ये क्या है? फॉर हर बिजनेस। मैं नीचे का ही पढ़ रहा था आपसे। ठीक है, फॉर हर बिजनेस। एक मिनट, तो यहां पे एक मिनट, पैरा 4 में क्या बोला है? बिजनेस के लिए लिया रिलेटेड से तो ही सप्लाई। तो पहले केस में उसने बिजनेस के लिए लिया या पर्सनल के लिए लिया तो सप्लाई नहीं है। पर सेकंड केस में किसके लिए लिया? बिजनेस के लिए लिया, रिलेटेड से लिया, तो क्या वो सप्लाई माना जाएगा? यस बेटा। तो चलिए, ये मैंने कवर किया। इसके बाद में आप डायरेक्टली लास्ट आ जाओ 43 पे।
चलो 43, हाँ यहाँ आ जाइए, ये कंपोजिट और मिक्स सप्लाई पे है। Okay, Manikaran, a registered supplier of Delhi, has supplied 20,000 package of ₹30 each to Makhija gift shop in kya? Punjab. Okay, each package consists of 2 chocolate, 2 fruit juice bottle and packet of toy balloon. Determine rate of GST applicable. एक मिनट, ये जो पैकेज है ये कंपोजिट है या मिक्स है, क्या लगता है? नॉट नेचुरली बंडल्ड, ठीक है। तो ऐसे केस में अब वो क्या कहते हैं, चॉकलेट 18, 12 और क्या 5। तो पहले लीगल प्रोविजन में डेफिनेशन किसकी लिखोगे, मिक्स सप्लाई की, मतलब 2 और मोर इंडिविजुअल सप्लाई नॉट नेचुरली बंडल सप्लाइड इंडिपेंडेंटली, और वो कंपोजिट सप्लाई भी नहीं है, पर एट अ सिंगल प्राइस, वो वर्ड पे मार्क्स है, वो एज अ सिंगल प्राइस, तो वो मिक्स सप्लाई बोला जाएगा। ओके, पहले तो डेफिनेशन दिया, और मिक्स सप्लाई किस में क्लासीफाई होता है, हाईएस्ट रेट में, सेक्शन 8 के हिसाब से। ओके, तो यहाँ कौन सा रेट लगेगा, 18%, यहाँ कौन सा सप्लाई 18%, दैट्स ऑल। ओके, तो भाई पहले इसमें जो मैंने कैसे, मेरा ऑब्जेक्ट ये कि प्रेजेंटेशन कैसे, कौन से पॉइंट पे आपने ध्यान देना चाहिए, बस आपका होमवर्क है कि आरटीपी के क्वेश्चंस लिख के देखो, एग्जामिनेशन क्वेश्चन ओवरलुक करके देखो, और आईसीआई के क्वेश्चन रिव्यू करके देखो, ठीक है। चलिए, तो ये हमने यहाँ पे देखा, और यहाँ जो है आज हमारा आज का डिस्कशन और रिवीजन, हम सब चैप्टर कवर करेंगे ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके। ओके, तो ये डिस्कशन खत्म करते हैं। अब सभी ध्यान से सुनो। यस सर। ओके, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे प्रशांत सारडा सर, आपको पता ही है, जो यहाँ एफएम और ईएफएफ पढ़ाते हैं। ओके, तो उनको वेलकम करना चाहूँगा। यस सर, ये देख लेता हूँ, जस्ट चालू है, ठीक है, आप ले लो। तो जैसे इस बार हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए सारे सब्जेक्ट के रैपिड रिवीजन बैचेस अनाउंस किए हैं, मैंने इसके पहले भी आपको बताया। तो हमने जो स्टार्ट किया था, वो स्टार्ट किया था जीएसटी और लॉ से, उसके बाद में जय सर का अकाउंट स्टार्ट हुआ, और आपके आज से 3 सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाले हैं। और 3 कौन कौन से सब्जेक्ट बताइए, आज से हम स्टार्ट करने वाले, बिल्कुल बहुत अच्छे से रिवीजन होगा, जैसे जीएसटी का हो रहा है, लॉ का हो रहा है और अकाउंट्स का हो रहा है, वैसे आज कॉस्टिंग के लिए दर्शन चंडालिया सर स्टार्ट करेंगे। उसके बाद में ऑडिट बेटा थ्योरी सब्जेक्ट आप चार्ट में बड़े इंटरेस्टिंग वे में कैसे पढ़ सकते हो, यहाँ रवि टॉरी सर स्टार्ट करेंगे। और यस, आपको शाम को ओके मिलेंगे हमारे प्रशांत सारडा सर। ओके, मैं ये कहूँगा कि एफएम सब्जेक्ट में, ओके, इन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हम अच्छे से स्कोर कर सकते हैं, और आपने फॉर्मूलाज हुए या प्रेजेंटेशन हुए कैसे हैंडल करना चाहिए, तो लेक्चर मिस मत करना बॉस, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और साथ साथ में ईएफएफ जो थ्योरेटिकल है, पर अगेन वो आपको थ्योरी बिल्कुल नहीं लगेगी, क्यों, क्योंकि सर आपको अपने चार्ट से समझाएंगे ईएफएफ थ्योरी जैसे सब्जेक्ट। और मैं आपको कहता हूँ, एफएम तो बेटा ठीक है आपका फोकस होता है, लेकिन ईएफएफ वो भी कितने मार्क्स का, 40 मार्क्स का होता है। यहाँ पे ईएफएफ में 40 में से अगर आप 30 टारगेट करते हो, ओके आइए सर, आइए, ओके यहाँ पे आ जाओ सर। ओके, तो ईएफएफ में 40 में से 30 टारगेट करते हो, तो आप ओके एफएम और ईएफएफ में इस बार 80 पार जा सकते हो। और आप 40 में से 30 कैसे टारगेट करोगे ईएफएफ में, जिसको आप इग्नोर करते हो, ये बताएंगे आपको कौन, प्रशांत सारडा सर। तो बेटा इनका रिवीजन एफएम और ईएफएफ के लिए जरूर करना, जो भी ऑनलाइन कनेक्टेड है। ओके, यहाँ पे हमारा पहला सेशन कोई रीज़न की वजह से ओके डिस्कनेक्ट हुआ, पर जो भी नेक्स्ट सेशन में अभी ज्वाइन हुआ है, मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे आज के सारे रिवीजन करो, फील द एक्सीलेंस, आपको समझेगा कि एग्जाम अप्रोच हमारा कैसा होना चाहिए। यस, मैं माइक यहाँ प्रशांत सर को देता हूँ। आज प्रशांत सर आपको बताएंगे कि वो ईएफएफ कितने दिनों में कैसे कवर करेंगे। यस प्रशांत सर। थैंक यू विशाल सर, थैंक यू सो मच। मैं बैठे बैठे वहाँ देख रहा था विशाल सर का एनर्जी लेवल, क्या अमेजिंग एनर्जी लेवल से पढ़ाते हैं सर। सर अमेजिंग है सर, क्या राज क्या है सर, रात में भी आपका क्लास होता है सर, सुबह भी होता है, फिर भी आपका एनर्जी लेवल
हर वक्त हाई दिखता है सर। जब बच्चे सामने होते तो एनर्जी आ जाती है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सो आज से हम लोग एक्चुअली शाम में 5:15 से लेकर 6:45 तक, मतलब 5:15 to 6:45 हम लोग FM विथ इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस स्टार्ट करेंगे। एवरी डे हमारा क्लास होगा फॉर 10 days आई एम टारगेटिंग, बट येस आई एम वेरी श्योर कि 10 दिन शायद हमारे लिए बस ना हो, बट टारगेट हमने 10 दिन का इसलिए रखा है बिकॉज हमारा रैपिड रिविजन है ये, और आपकी एग्जाम बहुत नज़दीक है। ओके ये जो आपका रिवीजन होगा ना, इस रिवीजन में हम लोग FM विथ इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस के सभी कंसेप्ट्स स्ट्रैटेजिकली एकदम अच्छे से पढ़ेंगे। नो डाउट इट कैन नॉट बी अ रिप्लेसमेंट ऑफ रेगुलर बैच, बट अभी इस वक्त आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है मैं वो चीज़ आपको ज़रूर दूंगा। एक आज टीचर्स डे इसलिए प्रॉमिस करूंगा कि आपके ये जो 10 दिन मैं पकड़ूंगा, अगर 2 घंटे ईच रफली, तो 20 घंटे आपके इंटरमीडिएट के सबसे यादगार 20 घंटे रहेंगे। दिस इज माई प्रॉमिस टू यू। एंड इस 20 घंटों में हम लोग यही कोशिश करेंगे कि सर जैसे बोले 80 पार, हम कैसे जाएंगे इज़ वेरी सिंपल। हम लोग फॉर्मूलेस पे कमांड लाएंगे। जैसे आप लोग क्वेश्चनर डिस्कस कर रहे थे, वैसे FM का भी क्वेश्चनर है, इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस का भी क्वेश्चनर है, उसके इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसे सर ने बताया कि इस क्वेश्चन में आपको कैसे अप्रोच करना है, क्या ख्याल रखना है, ऐसे ही सेम हमारा भी स्टाइल रहेगा। हम लोग क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्मेट में भी एट द एंड ऑफ एवरी चैप्टर डिस्कस करेंगे। एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस के अंदर सबसे मेन प्रॉब्लम आता है कि वो थ्योरेटिकल लगता है, बट 40 में से कितने मार्क्स प्रैक्टिकल आते हैं आपको? किसी को पता है? 15 मार्क प्रैक्टिकल आता है। अगर 40 में से 15 मार्क का प्रैक्टिकल आता है तो 25 मार्क का ही थ्योरी है। एंड 25 मार्क के थ्योरी में भी कितने मार्क्स का मैक्सिमम थ्योरी क्वेश्चन आता है? 2 से मैक्सिमम 3 मार्क। आज तक कभी ICAI ने 4 मार्क से 5 मार्क का भी थ्योरी क्वेश्चन नहीं पूछा है, सिर्फ 2 या फिर मैक्सिमम 3। तो अगर 2 या 3 मार्क का ही थ्योरी आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? आपको टू द पॉइंट आंसर लिखना है, और पॉइंट वाइज आंसर लिखते साथ ही आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अगर यही क्वेश्चन 5 मार्क के लिए आता है या 8 मार्क के लिए आता है, देयर आर मच चांसेस कि आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। बट ये क्वेश्चन अगर सिर्फ 2 या 3 मार्क के लिए आ रहा है, इसका मतलब 2 से 3 पूरे मिलेंगे अगर टू द पॉइंट आंसर लिखेंगे तो। यस, तो हम लोग डेफिनेटली इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस को भी स्कोरिंग बनाकर चलेंगे। हमारा टारगेट 30-35 प्लस रहना चाहिए। एंड एक ही बात बोलूंगा मैं आपको, आज शाम में जब हम मिलेंगे ना, तो एनर्जी लेवल लेकर आना, और एनर्जी लेवल और कितना बूस्ट करना है ये मेरे पे छोड़ दो, ठीक है? आप सिर्फ मेंटल तैयारी से आओ कि ये सब्जेक्ट में पास नहीं होना है, सिर्फ स्कोर करना है, बहुत अच्छा स्कोर करना है, ठीक है? सो आपकी एनर्जी लेवल स्टार्ट मेरे से होगा, एंडिंग प्रशांत सर से होगा। और आपको ओके ये दोनों टाइम संभालना हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि आप जब मेरे पास आते हो तो आधे नींद में आते हो, और जब सर संभालेंगे तो आधे नींद में जाओगे। तो यहाँ पे आपको अपनी एनर्जी लेवल मेंटेन करना है बेटा। और एक बात कह दूँ कि अब ये 2 महीने ये थॉट भी दिमाग में आना, ये सबसे बड़ा आपका दुश्मन है कि भाई अब कितना पढ़ना पड़ेगा, सारी उम्र हम फॉरगेट। 2 महीना फुल जोश से, और ऐसा कि जब भी क्लास में बैठो इस बार तो छोड़ूंगा नहीं। ये थॉट भी मत आने देना कि कितना नहीं करना है। डन? चलिए यहां रुकते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आज सारे लेक्चर हमारे स्टार्ट हो जाएंगे, कॉस्टिंग, ऑडिट और FM EFM। थैंक यू। तो जुड़े रहिएगा वी स्मार्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल से। थैंक यू। सर की नोट्स अपलोड हो गई ना सर? हाँ अपलोड हो गई है, गूगल ड्राइव में अभी हो जाएगी 1 घंटे में। तो आप सर वही आपके लॉगिन में जो लिंक दी है, और लिंक से आप सर की नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? चलो।